हेलो फ्रेंड्स, आज यहाँ पर हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। पिछले चैप्टर में यानी कि लास्ट जो चैप्टर था लाइफ प्रोसेस, उसमें हमने पढ़ा था कि कैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में आता है, जिसमें हमने पहला ही पॉइंट पढ़ा था कि लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के बारे में, यानी कि वो क्या होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर उसी के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में समझाया हुआ है कि किस तरीके से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे बिहेव करता है, उसके मसल्स कैसे काम करते हैं, यहाँ पर उसी के बारे में बताया हुआ है, मेनली लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो हम जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी तरह का मूवमेंट दिखाता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो अलाइव है। जैसे कि यहाँ पर कुछ मूवमेंट यहाँ पर जो है वो रिलेटेड होते हैं ग्रोथ से, जिसमें प्लांट आता है, यानी कि प्लांट यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि वो ग्रोथ कर रहा है तब जब यहाँ पर हम उसकी सीड्स को ज़मीन में डाल देते हैं और वो जर्मिनेट होने लगता है, और उसका मतलब है वो आगे जाके ग्रो करने लगेगा। और ये जो सीडलिंग्स होते हैं, जैसे कि हम जानते ही हैं, जब हम उसको डालते हैं मिट्टी में, सॉइल में, तो वो कुछ दिनों के बाद में सॉइल से बाहर निकलने लग जाता है, जैसा कि हम देख पाते हैं। और ये सारी पोजीशंस रिलेटेड हैं ग्रोथ से। और अगर ग्रोथ रुक जाए, स्टॉप हो जाए, तो ये मूवमेंट हमें जो दिखाई दे रहा है उसके अंदर वो भी रुक जाता है, यानी कि वो भी दिखाई देना बंद हो जाता है। तो ये यहाँ पर जो है वो ग्रोथ रिलेटेड एक पॉइंट है। लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे भी होते हैं जो कि ग्रोथ से रिलेटेड नहीं होते हैं, एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में ही। अब ये यहाँ पर ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है, जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं इसमें। जैसे कि हम देख रहे हैं कि कैट रन करती है अगर चिल्ड्रन जो है वो खेल रहे हैं, या जो है वो, और बफेलोज जो है वो चारा चर रही हैं, यानी कि कर्ड जो है वो चबा रही हैं, चारा चबा रही हैं। तो ये जो हम पॉइंट देख रहे हैं ये ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है। यहाँ पर हम जो मूवमेंट देख रहे हैं ये ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है, पॉइंट हमको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर पॉइंट हमारा ये रहेगा इसके अंदर। अब हमारे पास दो पॉइंट हो गए, एक तो यहाँ पर ग्रोथ रिलेटेड और एक हो गया जो ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है। तो फिर हम यहाँ पर कैसे अटैच करेंगे, यानी कि कोई भी विजिबल मूवमेंट यहाँ पर लाइफ को कैसे बताएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा मूवमेंट। वी थिंक ऑफ मूवमेंट एज अ रेस्पॉन्स टू अ चेंज इन द एनवायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पर हमारा जो पॉइंट रहेगा ये रहेगा रेस्पॉन्स का। जैसे कि कैट रन कर रही है तो कोई सिचुएशन आई गई होगी जिसकी वजह से वो वहाँ पे रन करने लगी, तो ये एक तरीके का रेस्पॉन्स है, ना कि यहाँ पर ये ग्रोथ रिलेटेड पॉइंट है। तो ये वाला पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अब हमने दो तरह से यहाँ पर इसको समझा। उसके बाद आगे बढ़ें तो यहाँ पर आ जाता है नॉट ओनली वी ऑल्सो थिंक ऑफ मूवमेंट एज एन अटेम्प्ट बाई लिविंग ऑर्गेनिज्म टू यूज चेंजेस इन देयर एनवायरमेंट टू देयर एडवांटेज। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यहाँ पर अपने एनवायरमेंट में चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने आप को वहाँ पे बना लेते हैं। जैसे कि प्लांट जो है वो ग्रो करने लगता है जब भी उसको सनशाइन दिखाई देता है, यानी कि जैसे ही सूरज की रोशनी यहाँ पर किसी जगह पर आती है तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे प्लांट कई बार ग्रो करने लगते हैं अपने आप ही। तो वो यहाँ पर एक सिचुएशन होगी जिसका वो फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। इसी तरीके से जैसे चिल्ड्रन ट्राई टू गेट प्लेजर एंड फन आउट ऑफ स्विंगिंग, यानी कि चिल्ड्रन जैसे कि झूला झूल रहे हैं तो यहाँ पर एक माहौल का फ़ायदा उठाना है। बफेलो यहाँ पर चारा चर रही है, तो ये भी यहाँ पर एक सिचुएशन है जिसमें यहाँ पर वो अपने फ़ायदा देख रही है। इसमें यहाँ पर वो उसको लगातार क्यों चबाती रहती है, क्योंकि यहाँ पर उसको डाइजेस्ट करना है, इसके लिए यहाँ पर वो चबा रही है। तो ये एक तरीके का फ़ायदा है, सिचुएशन का फ़ायदा है, और इसी को यहाँ पर हम रेस्पॉन्स के अंदर भी डाल सकते हैं। When bright light is focused on our eyes or when we touch a hot object, we detect the change and respond to with movement in order to protect ourselves। अब जैसे कि कभी सनलाइट या कोई भी लाइट हमारे आंखों में सीधे पड़ती है, या फिर हम किसी गर्म ऑब्जेक्ट को छूते हैं तो हम उसके अपोजिटली रेस्पॉन्स देते हैं, यानी कि हम अपने हाथ को या अपनी आंखों को जैसे है बंद कर लेते हैं, या फिर गर्म ऑब्जेक्ट को छू रहे हैं तो अपने हाथ को हटा लेते हैं। If we think a bit more about this, it becomes apparent that all this movement in response to the environment। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से सोचें इसके बारे में तो हम देखेंगे कि ये जो मूवमेंट हुए हैं ये एनवायरनमेंट में जो चेंज हुआ है अचानक से, उसकी वजह से हमको देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर इसको कंट्रोल करना भी ज़रूरी है, यानी कि ये जो मूवमेंट हो रहे हैं इनको कंट्रोल करना ज़रूरी है। जैसे कि हम यहाँ पर भी एग्जांपल ले रहे थे कि बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं, तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं इनको कंट्रोल करना ज़रूरी है। जैसे कि बफेलो यहाँ पर कर्ड जो है यानी कि चारा चर रही है, चबा रही है, तो ये चीज़ें हमारी कंट्रोल में है, हमें इसको कंट्रोल करना है। और कैसे होता है उसी के बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। ईच काइंड ऑफ चेंज in the environment evokes an appropriate movement in response। When we want to talk our friend in class we whisper rather than shouting loudly। अब यहाँ पर इसी का एक और एग्जांपल देख सकते हैं कि जब हम अपने दोस्तों से क्लास में बात कर रहे हैं तो हम बहुत ज़ोर से चिल्लाने की बजाय आराम से और धीरे धीरे बातें करते हैं। तो ये यहाँ पर एक एनवायरमेंटल चेंज है जिसकी वजह से हमने ऐसा
किया। यहाँ पर जैसे कि अगर हम ज़ोर से बोलेंगे तो हमें शायद डांट पड़ेगी क्लास में, या फिर जो है वो सज़ा दी जाएगी, पनिशमेंट दिया जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर आराम से धीरे बात करते हैं। तो ये एक सिचुएशन का फ़ायदा उठाना हो जाता है। द मोमेंट टू बी made depends on the event that is triggering it. Therefore, such control movement must be connected to the recognition of various events in the environment. यानी कि ये यहाँ पर वही पॉइंट है जिसमें हम बोल सकते हैं कि कंट्रोल मूवमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एनवायरनमेंट में जो इवेंट हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। फॉलोड बाय ओनली करेक्ट मूवमेंट इन रेस्पॉन्स, जैसे कि हम देख रहे हैं कि करेक्ट मूवमेंट होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग, रेस्पॉन्स में जो हमारा मूवमेंट है उसके लिए। जैसे कि अभी एग्जांपल था कि हम यहाँ पर क्लास में आराम से बात करते हैं, धीरे बात करते हैं, तो ये कंट्रोल्ड सिचुएशन है जिसमें हम जानते हैं कि यहाँ पर हमारे साथ हमें पनिशमेंट हो सकती है किसी तरह की। इसकी वजह से हम उस सिचुएशन को उस हिसाब से बना लेते हैं कि हम उसमें आराम से काम कर पाएँ। लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट यूज सिस्टम्स प्रोवाइडिंग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं इसके लिए उनमें सिस्टम है प्रॉपर्ली जिससे वो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन कर पाते हैं। अब वो क्या सिस्टम है उसी को यहाँ पर हम जानेंगे। एनिमल्स नर्वस सिस्टम, जो कि पहला टॉपिक है यहाँ पे, और ये ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, कई बार इससे क्वेश्चन आता है। इन एनिमल्स सच कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर प्रोवाइडेड बाय नर्वस एंड मस्क्यूलर टिश्यूज। एनिमल्स में ये जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है वो उनके नर्वस और मस्क्यूलर टिश्यूज़ के थ्रू कंप्लीट होता है। इसके लिए एग्जांपल ले रखा है, टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट इज़ एन अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन फॉर अस। जैसे कि किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट को छूना ये एक अर्जेंट और डेंजरस सिचुएशन में आता है। वी नीड टू डिटेक्ट इट एंड रेस्पॉन्ड टू इट, और इसलिए हमें इसको डिटेक्ट करना और इसके अकॉर्डिंग रेस्पॉन्ड देना ज़रूरी है। हाउ डू वी डिटेक्ट दैट वी आर टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, तो हमें ये कैसे पता चलता है कि हम किसी गर्म चीज़ को छू रहे हैं, हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर रहे हैं। ऑल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अवर एनवायरनमेंट इज डिटेक्टेड बाय द स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ सम नर्व सेल्स, यानी कि हमारे बॉडी में नर्व सेल्स होते हैं। अब ये यहाँ पर जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये नर्व सेल का है जिसको हम न्यूरॉन्स कहते हैं। तो ये यहाँ पर स्ट्रक्चर हमारी बॉडी के अंदर होते हैं और ये ही स्ट्रक्चर ऐसा काम करते हैं जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को अटैच करते हैं, यानी कि पहचान पाते हैं। दीज रिसेप्टर्स आर यूजुअली लोकेटेड इन अवर सेंस ऑर्गन्स, और ये जो रिसेप्टर होते हैं ये ज़्यादातर हमारे सेंस ऑर्गन्स में लोकेटेड हो पाते हैं, सच एज द इनर ईयर, द नोज, द टंग एंड सो ऑन। सो गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर विल डिटेक्ट टेस्ट, यानी कि जो गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर है ये हमारी टंग में होता है जो कि टेस्ट को डिटेक्ट करता है। इसी तरीके से ओल्फैक्टरी रिसेप्टर यहाँ पर स्मेल को डिटेक्ट करता है जो कि हमारी नोज़ में है ये रिसेप्टर। ऑडो रिसेप्टर यहाँ पर होता है हमारे ईयर्स में जिसके थ्रू हम सुन पाते हैं, मतलब ये जो है वो किसी भी तरह की नॉइज़ को डिटेक्ट करता है। स्किन में हमारे होता है आपके थर्मो रिसेप्टर जो कि यहाँ पर आपके हॉट ऑब्जेक्ट को जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल लिया हुआ है उसको डिटेक्ट करने का काम करता है। तो ये कुछ रिसेप्टर होते हैं। इसके अलावा हमारे आई रिसेप्टर होता है, मतलब आइज़ में होता है फोटो रिसेप्टर जिसके थ्रू हम कोई भी इमेज को, कोई भी चीज़ों को चलते फिरते हुए देख पाते हैं, तो ये यहाँ पर हो जाएगा फोटो रिसेप्टर। तो ये कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जिनका काम अलग अलग होता है। उसके बाद आगे पता चलता है कि कैसे ये रिसेप्टर काम करते हैं, और इसके लिए एग्जांपल हमारा है न्यूरॉन। इसी के थ्रू हमको समझाया हुआ है कि कैसे ये सारी चीज़ें होती हैं। जो इन्फॉर्मेशन है अक्वायर्ड एट द एंड ऑफ द डेंड्राइट टिप ऑफ अ नर्व सेल, यानी कि जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, ये डायग्राम यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस डायग्राम को अगर ध्यान से समझेंगे तो पहला पॉइंट हमारा आ जाता है इसमें डेंड्राइट, यानी कि न्यूरॉन जो होता है इसका पहला पॉइंट होता है ये यहाँ पर, ये आपको जो रूट की तरह स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा, ये सारे के सारे डेंड्राइट हैं। और ये जो डेंड्राइट हैं ये ही पहला पॉइंट है जहाँ पर इंफॉर्मेशन एक्वायर होती है। उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन डेंड्राइट से कहाँ जाती है, सेट्स, तो ये डेंड्राइट ऑफ अ नर्व सेल सेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, और ये यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो केमिकल रिएक्शन के थ्रू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में यहाँ पर आती है। मतलब डेंड्राइट से आगे जब जाएगी तो ये अब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू जाएगी। दिस इम्पल्सिस ट्रेवल्स फ्रॉम द डेंड्राइट टू द सेल बॉडी। उसके बाद क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन जो है वो डेंड्राइट से होते हुए जाती है आपके सेल बॉडी के अंदर, यानी कि सेल बॉडी में एंटर करती है। ये बीच में यहाँ पर ब्लैक कलर का जो पॉइंट दिखाई दे रहा है ये है आपके न्यूक्लियस, और उसके अलावा जो ये पूरा स्ट्रक्चर है ये है आपके इस सेल बॉडी। सेल बॉडी में आने के बाद में क्या होता है, एंड देन अलोंग द एक्सोन टू इट्स एंड, और उसके बाद ये एक्सोन, ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये है एक्सोन। यहाँ से होते हुए ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जाता है आपके नर्व एंडिंग पे। At the end of the axon, the electrical impulse sets off the release of some
केमिकल्स। और यहाँ पर जो नर्व एंडिंग है, यहाँ पर आते आते ये जो है वो आपके केमिकल्स में चेंज हो जाती है, यानी कि लास्ट पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कन्वर्ट हो जाता है केमिकल्स में। दीज केमिकल्स क्रॉस द गैप और साइनेप्स, यानी कि यहाँ से ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसके बाद में एक और न्यूरॉन होगा, लेकिन इसके बीच में एक गैप होगा जिसको हम यहाँ पर कहते हैं साइनेप्स। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यहाँ पर एंटर किया था डेंड्राइट में, डेंड्राइट से होते हुए जाता है आपके एक्सोन, एक्सोन के बाद में नर्व एंडिंग, और नर्व एंडिंग पे से आता है आपके साइनेप्स, जो गैप है यहाँ पर इसमें आ जाता है। और ये साइनेप्स में के गैप में यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो चेंज हो जाता है केमिकल्स में। उसके बाद जब फिर से ये नेक्स्ट न्यूरॉन में जाता है, यानी कि उसके बाद जो न्यूरॉन है उसके डेंड्राइट में जब ये एंटर करता है तो ये फिर से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में चेंज हो जाता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो साइनेप्स है वहाँ पर जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो केमिकल फॉर्म में रहती है। दीज केमिकल्स क्रॉस द गैप और साइनेप्स, तो ये जो गैप होता है इसको साइनेप्स कहते हैं, एंड स्टार्ट अ सिमिलर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन अ डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। और उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूरॉन होता है उसमें फिर से ये जो इन्फॉर्मेशन है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू चलती रहती है, और इसी तरीके से कंटिन्यूसली जाते हुए आपके ब्रेन तक पहुँचती है। दिस इज़ द जनरल स्कीम ऑफ हाउ नर्वस इम्पल्स ट्रैवल इन द बॉडी, और ये एक जनरल स्कीम है जिसके थ्रू यहाँ पर नर्वल इम्पल्स काम करती है या कोई भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है वो ट्रैवल करती है। A similar synapse finally allows delivery of such impulses from neuron to other cells, और सिमिलर इसी टाइप का जो यहाँ पर पूरा प्रोसेस है वो वापस आता है और सेल्स में इन्फॉर्मेशन को बताता है, सच एज मसल सेल्स और ग्लैंड, और ये मसल सेल्स और जो भी ग्लैंड होते हैं वो काम करते हैं। It is thus no surprise that nervous tissue is made up of an organized network of नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं जो आपके नर्वस टिश्यूज़ हैं, हमारे नर्वस टिश्यूज़ हैं, ये पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क होता है जो कि नर्व सेल या न्यूरॉन से बना है, एंड इज स्पेशलाइज्ड फॉर कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन वाया इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। फिर इसमें यहाँ पर जो है वो आपको आइडेंटिफाई करना है एक न्यूरॉन में क्या क्या जो है वो पॉइंट पूछे हैं। जैसे कि पहला है वेयर इन्फॉर्मेशन इज एक्वायर्ड, तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसमें डेंड्राइट जो है ये आपका इन्फॉर्मेशन एक्वायर करने का काम करता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट में पूछा है थ्रू विच इन्फॉर्मेशन ट्रेवल्स एज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, यानी कि कौन से पार्ट के थ्रू ये जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रैवल करती है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सेल बॉडी और एक्सॉन, सेल बॉडी एंड एक्सॉन के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रैवल करती है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में। और थर्ड पॉइंट हो जाएगा वेयर दिस इम्पल्सेस मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू अ केमिकल सिग्नल फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन, यानी कि नर्व एंडिंग के बाद का जो स्ट्रक्चर है वो आपका कन्वर्ट कर देता है उस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को केमिकल सिग्नल में। तो ये यहाँ पर आपके पॉइंट हो जाएंगे, ये स्ट्रक्चर पूरा आपको याद भी रखना है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद आगे बढ़ें, फिर आता है यहाँ पर व्हाट हैपन इन रिफ्लेक्स एक्शन, यानी कि क्या होता है रिफ्लेक्स एक्शंस। तो इसमें यहाँ पर आपको ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये भी यहाँ पर याद रखना है कि रिफ्लेक्स एक्शन होते क्या हैं, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये। तो जो भी रिफ्लेक्सेस हैं हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। पहले तो रिफ्लेक्स क्या होता है, सम सडन एक्शन इन रेस्पॉन्स टू समथिंग इन द एनवायरनमेंट, यानी कि कुछ अचानक से होने वाला मूवमेंट जो एनवायरनमेंट के में होने वाले चेंज के अकॉर्डिंग होता है। तो एनवायरनमेंट में जो भी अचानक से चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग हम जब कोई रेस्पॉन्स करते हैं या एक्शन करते हैं उसको ही रिफ्लेक्स कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ लिए हुए हैं, तो ये एग्जाम्पल हमारे पास हैं आई जम्प्ड आउट ऑफ द वे ऑफ द बस रिफ्लेक्सली, यानी कि मैं बस के सामने से या जो भी यहाँ पर आपके ऑब्जेक्ट है उसके सामने से हट गया। तो ये यहाँ पर एक एग्जाम्पल है रिफ्लेक्स का। और आई पुल्ड माई हैंड बैक फ्रॉम द फ्लेम रिफ्लेक्सली, यानी कि जल्दी हुई आग से मैंने हाथ अपना जल्दी से हटा लिया। आई वॉज सो हंग्री माई माउथ स्टार्टेड वाटरिंग रिफ्लेक्सली, यानी कि मैं बहुत ज़्यादा भूखा था इसलिए मेरे मुंह में पानी आ गया। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो बताते हैं कि हम किस तरीके से एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने को चेंज कर लेते हैं, यानी कि अपना एक्शन करते हैं। वी डू समथिंग विदाउट थिंकिंग अबाउट इट और विदाउट फीलिंग इन कंट्रोल ऑफ आवर रिएक्शंस, यानी कि ये जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं ये पूरी तरीके से हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, यानी कि हम ऐसा नहीं है कि हम इसके बारे में सोचते हैं और उसके बाद उसको करना शुरू करते हैं, ऐसा नहीं होता है। ये जो सारे एक्शंस होते हैं ये अचानक से हो जाते हैं, जो कि बिल्कुल भी उसमें टाइम नहीं लगता है कि हमने उसको सोचा है। तो यही पॉइंट इसमें बोला जा रहा है कि हम कोई भी जो काम करें, समथिंग विदाउट डूइंग, वी डू समथिंग विदाउट डूइंग, विदाउट थिंकिंग। तो हम बिना सोचे समझे जो भी करते हैं या बिना फील किए जो हम करते हैं, तो ये रिएक्शंस को यहाँ पर हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। उसके बाद इसमें एग्जाम्पल ले रखा है, एग्जाम्पल हमें दे रखा है कि हम कोई ऑब्जेक्ट को जैसे टच करते हैं, टचिंग अ फ्लेम इज़ एन अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन। तो यहाँ पर किसी फ्लेम को टच करना ये एक डेंजरस सिचुएशन में आ जाता है।
और इसको मतलब जैसे कि यहाँ पर बोल रहे हैं फॉर एनी एनिमल हाउ वुड वी रेस्पॉन्ड टू दिस, यानी कि कैसे हमने इसके लिए रेस्पॉन्ड किया। वन सीमिंगली सिंपल वे इज टू थिंक कॉन्शियसली अबाउट द पेन एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग बर्नड एंड देयर फॉर मूव अवर हैंड। तो पहला तो पॉइंट इसमें ये रहेगा कि हम इसके बारे में अच्छे से सोचें कि हमें इसमें दर्द होगा, उसके बाद यहाँ पर हम उसमें जल जाएंगे और उसके बाद अपना हाथ यहाँ पे हटाएं, लेकिन एक्चुअली में हम जानते हैं कि ऐसा नहीं होता है। तो क्या होता है, एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देन इज हाउ लॉन्ग विल इट टेक अस टू थिंक ऑल दिस, यानी कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि अगर हम इस बारे में सोचेंगे तो क्या होगा एक्चुअली में। तो हम जानते हैं कि क्या होगा, हमारा हाथ जो यहाँ पर हम जो फिल्म पे रख रहे हैं वो जल जाएगा एक्चुअली में, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा होता नहीं है। तो होता क्या है, द आंसर डिपेंड्स ऑन हाउ वी थिंक इफ नर्व इम्पल्सेस आर सेंट अराउंड द वे वी हैव टॉक्ड अबाउट अर्लियर, यानी कि हम यहाँ पर पॉइंट ये वाला जानते हैं कि हम इसके बारे में अगर सोचेंगे तो जल जाएंगे। और यहाँ पर ये भी डिपेंड करता है इस सारी चीज़ों में कि हम सोचते कैसे हैं, यानी कि हमारे जो इम्पल्सेस हैं वो कितने फास्ट हैं, कितना तेज हम सोचते हैं, कितना जल्दी सोचते हैं, ये भी इन बातों पे डिपेंड करता है। थिंकिंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी सो इट इज़ बाउंड टू इन्वॉल्व अ कॉम्प्लिकेटेड इंटरेक्शन ऑफ मैनी नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम मैनी न्यूरॉन्स। तो थिंकिंग हम जानते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है और यहाँ पर ये कॉम्प्लिकेटेड इंटरेक्शन होता है नर्व इम्पल्सेस और न्यूरॉन्स के बीच में यहाँ पे। तो ये प्रोसेस एक्चुअली में होता ही नहीं है कि हम यहाँ पर इसके बारे में पूरी तरीके से सोचें, ये सारी चीज़ें बहुत ही फास्ट होती हैं, बहुत ही जल्दी से हो जाती हैं। इफ दिस इज द केस इट इज़ नो सरप्राइज दैट द थिंकिंग टिश्यू इन अवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ डेंस नेटवर्क ऑफ इंट्रिकेटली अरेंज्ड न्यूरॉन्स। इट सिट्स इन द फॉरवर्ड एंड ऑफ द स्कल, यानी कि ये जो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन एक्वायर करते हैं हम, यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन जहाँ पे एक्वायर होती है वो होता है, वो स्ट्रक्चर होता है हमारे स्कल में फॉरवर्ड एंड में, एंड रिसीव सिग्नल फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी विच इट थिंक्स अबाउट बिफोर रेस्पॉन्डिंग टू दैम। और ये यहाँ पर सिग्नल्स को रिसीव करता है जिसके बारे में यहाँ पर हम सोचते हैं, विच इट थिंक्स अबाउट बिफोर रेस्पॉन्डिंग टू दैम। ऑब्वियसली in order to receive these signals this thinking part of the brain in the skull must be connected to nerves coming from various parts of the body। अब नर्व्स यहाँ पे क्या होती हैं ये भी आपको जान लेना, न्यूरॉन्स, बहुत सारे न्यूरॉन्स जो है वो मिल के बनाते हैं नर्व्स, तो ये यहाँ पर पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर हम सीधे इस पॉइंट को समझते हैं कि यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर पॉइंट है कि एक्चुअली में क्या कहना चाहता है। हाउ डज द डिज़ाइन ऑफ द बॉडी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, हमारी बॉडी इस चीज़ को कैसे सॉल्व करती है कि हम यहाँ पर उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते बिना हम उस एक्शन को जल्दी से कर दें, रेदर देन हैविंग टू थिंक अबाउट द सेंसेशन ऑफ हीट, यानी कि उस हीट के बारे में सोचे बिना। इफ़ द नर्व्स दैट डिटेक्ट हीट वर टू बी कनेक्टेड टू द नर्व्स, यानी कि हमारे जो नर्व्स हैं वो सीधे ही हमारे मसल से कनेक्ट कर दिए जाएँ, यानी कि हमारे आगे जो मसल सेल्स हैं उससे कनेक्ट कर दिए जाएँ। तो यही बोल रहा है इफ़ द नर्व्स दैट डिटेक्ट हीट, यानी कि वो नर्व्स जो कि हीट को डिटेक्ट कर रहे हैं, वर टू बी कनेक्टेड टू द नर्व्स दैट मूव मसल्स, यानी कि ये जो नर्व्स हैं ये उन नर्व से कनेक्ट कर दिए जाएँ जो कि मसल को मूव करवाते हैं। तो यहाँ पर एक सिंपल तरीका हो जाएगा, द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग द सिग्नल और द इनपुट एंड रेस्पॉन्डिंग, यानी कि तो इससे यहाँ पर एकदम सिंपल हो जाएगा कि हम यहाँ पर उसको जल्दी से डिटेक्ट कर पाएंगे और यहाँ पर ये सिग्नल को डिटेक्ट करने के बाद में इजीली हम उसके अकॉर्डिंग रेस्पॉन्ड दे पाएंगे टू इट बाय एन आउटपुट एक्शन माइट बी कम्प्लीटेड क्विकली, और ये जो एक्शन है यहाँ पर जल्दी से कंप्लीट होएगा। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया कि जो नर्व्स हैं जो कि यहाँ पर उस इन्फॉर्मेशन को एक्वायर कर रहे हैं, उन नर्व को अगर हम उन नर्व्स के साथ में कनेक्ट करते हैं जो कि यहाँ पर मसल्स को मूव करवाते हैं, तो ये सारी की सारी जो सोचने वाली पॉइंट है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा और हम जल्दी से एक्शन कर पाएंगे। और इस तरह का जो यहाँ पर पॉइंट होता है, सच अ कनेक्शन इज़ कॉमनली कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क, और ये जो पूरा कनेक्शन होता है इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। इसको डायग्राम के थ्रू अगर समझें तो यहाँ पर आपके डायग्राम दे रखा है। अब यहाँ पर आपके इस पॉइंट को आपको याद रखना है, ये CNS स्पाइनल कॉर्ड, तो CNS में यहाँ पर आपके दो पॉइंट आ जाते हैं, एक तो स्पाइनल कॉर्ड आपको दिया हुआ है, दूसरा आपके पॉइंट आ जाता है यहाँ पे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलके आके CNS जो सिस्टम है बनाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। इसके अलावा एक PNS भी होता है जिसको हम यहाँ पर आगे पढ़ेंगे। खैर हमारा पॉइंट ये रहेगा, जैसे कि यहाँ पर एक हीट ऑब्जेक्ट को जब हम छूते हैं, यहाँ पर जो भी हीट ऑब्जेक्ट है इसको यहाँ पर स्टिमुलस कहेंगे, तो यहाँ पर आपको नाम याद रखना है स्टिमुलस, यहाँ पर ये आपके इंपॉर्टेंट रहेगा।
तो ये जो स्टिमुलस है इसको हम छूते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये जो थर्मो रिसेप्टर्स हैं, यानी कि हमारे स्किन में जो थर्मो रिसेप्टर होते हैं वो इस इन्फॉर्मेशन को एक्वायर करते हैं, यानी कि सेंसरी ऑर्गन्स। ये सेंसरी ऑर्गन्स यहाँ पर इन्फॉर्मेशन को लेकर जाते हैं आपके स्पाइनल कॉर्ड तक, और स्पाइनल कॉर्ड से जो मैसेज है वो ब्रेन तक भेज दिया जाता है, और ये जल्दी से यहाँ पर इसको कनेक्ट कर देता है मोटर न्यूरॉन से। मोटर न्यूरॉन यहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन है जो कि वापस लाई जाती है उस मसल्स तक। उसके बाद वो जो मसल है उसको बोला जाता है इफेक्टर, यानी कि उस मसल को यहाँ पर जो है वो जल्दी से मूव कराने के लिए जो पॉइंट है उसी को इफेक्टर बोला जाता है। तो उस मसल को यहाँ पर जैसे इन्फॉर्मेशन मिलती है और हम यहाँ पर हाथ हटा लेते हैं, तो एक्चुअली में यहाँ पर जो ये काम है वो इस तरीके से जल्दी हो जाता है। अब यहाँ पर ब्रेन को हमें केवल इतना ही याद रहता है कि हमने कोई गर्म चीज़ को याद छुआ था, लेकिन वो एक्शन है वो बहुत जल्दी से हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर आपने देखा होगा कि जब हम गर्म चीज़ को छूते हैं तो यहाँ पर हम हाथ तो जल्दी से हटा लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उस इन्फॉर्मेशन को भूल जाते हैं। हमें याद होता है कि जब हमने हाथ लगाया था तो हमें कैसा महसूस हुआ था। तो इसका मतलब है यही होता है कि वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक तो पहुँची ही है। तो इसमें ये कंडीशन नहीं आती है कि ये इन्फॉर्मेशन केवल मसल के थ्रू हो गई है, वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक पहुँचती है, लेकिन ये एक्शन जो है वो बहुत जल्दी से हो जाता है, जैसा कि यहाँ पर बोला हुआ है कि क्योंकि हमने जो नर्व्स हैं उनको उन मसल्स तक, यानी कि उन मसल्स के नर्व्स तक यहाँ पर कनेक्ट कर दिया था डायरेक्टली। उसके थ्रू यहाँ पर ये एक्शन हमने देखा, जिसको इसको पूरा हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। तो ये यहाँ पर हमारा पॉइंट रहेगा इसमें। नर्व्स फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी मीट इन अ बंडल इन द स्पाइनल कॉर्ड ऑन देयर वे टू द ब्रेन, यानी कि जो नर्व्स होती हैं हमारी बॉडी के अंदर पूरी बॉडी में, ये यहाँ पर एक बंडल की तरह स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होती हैं, जो कि यहाँ पर ब्रेन से कनेक्ट होता है, मतलब स्पाइनल कॉर्ड जो ब्रेन से कनेक्ट होता है। रिफ्लेक्स आर्क्स आर फॉर्म्ड इन दिस स्पाइनल कॉर्ड इटसेल्फ, दो द इंफॉर्मेशन इनपुट ऑल्सो गोज ऑन टू रीच द ब्रेन। यानी कि जो रिफ्लेक्स आर्क है, रिफ्लेक्स आर फॉर्म्ड इन दिस स्पाइनल कॉर्ड, रिफ्लेक्स आर्क यहाँ पर जो है वो बना हुआ होता है स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू इटसेल्फ, ऑल्दो द इंफॉर्मेशन इनपुट ऑल्सो गोज टू रीच द ब्रेन, और ये जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर इस तरीके से ब्रेन में पहुँच जाती है। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है कि ये जो रिफ्लेक्स आर्क है ये यहाँ पर किसी भी एनिमल के अंदर जो है वो डेवलप हुआ क्यों है, तो इसमें यहाँ पर इसका पॉइंट रहेगा, इसका आंसर रहेगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी जो एनिमल है उनके जो सोचने का तरीका है वो बहुत ज़्यादा तेज नहीं होता है, और इसलिए ज़्यादातर जो एनिमल है वो सोचने के लिए बहुत सारे न्यूरॉन जो यहाँ पर न्यूरॉन नेटवर्क होता है उसको यहाँ पे वो मतलब उनमें उपस्थित नहीं होता है, मौजूद नहीं होता है। इसकी वजह से यहाँ पर ये रिफ्लेक्स आर्क है उनमें यहाँ पर होता है, जिसके थ्रू वो जल्दी से कोई भी एक्शन को कर पाते हैं, यानी कि उनका रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो बहुत जल्दी होता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो डियर वगैरह होते हैं या फिर कोई और एनिमल, जैसे खासतौर से कैट की बात करें तो उनका जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा। उसमें यहाँ पर आप इजीली आप उसको नोटिस कर सकते हैं। तो इस तरह के जो सिस्टम है वो इसीलिए डेवलप हो रखे होते हैं ताकि यहाँ पर वो अच्छे से अपने एक्शंस को कर पाएँ। अभी आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आ जाता है हमारा उसके बाद ह्यूमन ब्रेन। ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ह्यूमन ब्रेन यहाँ पे क्या होता है इसको देखेंगे। रिफ्लेक्स एक्शन के वक्त हमने देखा था स्पाइनल कॉर्ड इज मेड अप ऑफ नर्व्स विच सप्लाई इन्फॉर्मेशन टू थिंक अबाउट, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड जो होते हैं वो नर्व्स से कनेक्टेड होते हैं या बने हुए होते हैं, और ये यहाँ पर इन्फॉर्मेशन को सप्लाई करता है, विच सप्लाई इन्फॉर्मेशन टू थिंक अबाउट, और इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर जो है वो भेजता है जिसके बारे में हम सोचते हैं। और हम सोचते हैं किस पार्ट से, हम जानते हैं कि ब्रेन के थ्रू हम यहाँ पर सोचते हैं। थिंकिंग इन्वॉल्व्स मोर कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म एंड न्यूरल कनेक्शंस, यानी कि जो हमारा सोचने का तरीका है या सोचना जो होता है ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एक्शन होता है, और ये मैकेनिज्म न्यूरल कनेक्शन के थ्रू चलता रहता है। These are concentrated in the brain, which is the main coordinating center of the body. The brain and spinal cord constitute the central nervous system CNS, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पर मिलकर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। दे रिसीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड इंटीग्रेटेड, यानी कि ये यहाँ पर इन्फॉर्मेशन को एक्वायर करते हैं, जो है वो मतलब लेते हैं, रिसीव करते हैं, और उसके बाद यहाँ पर इसको जो है वो इंटीग्रेट करते हैं, यानी कि सॉल्व करना या फिर उसको आगे पास करना, इन सब का काम रहता है। नेक्स्ट है वी ऑल्सो थिंक अबाउट आवर एक्शंस, राइटिंग, टॉकिंग, मूविंग अ चेयर,
क्लैपिंग एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम आर एग्जांपल्स ऑफ वॉलंटरी एक्शंस। अब यहाँ पर ये पॉइंट भी आपको समझना जरूरी है कि वॉलंटरी एक्शंस क्या होते हैं और इसके अलावा दूसरा होता है इनवॉलंटरी एक्शंस। वॉलंटरी एक्शंस में वो सारे एक्शन आ जाते हैं जो कि हम कुछ सोच के करते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखना, या फिर हम अभी जैसे कि इस चैप्टर को समझ रहे हैं तो ये यहाँ पर वॉलंटरी एक्शंस के अंदर आ जाएगा। वॉलंटरी एक्शन का सिंपल मतलब होता है कि जो काम हम सोच समझ के करते हैं, जानबूझ के करते हैं, वो वॉलंटरी एक्शंस में आ जाता है, हमारे कंट्रोल में होता है। और दूसरा होता है इनवॉलंटरी एक्शन, वो ऐसे काम हो जाते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे कि एग्जांपल के लिए हमारा अभी हार्ट बीट कर रहा है, हार्ट बीट हो चल रही है, ये हमारे इनवॉलंटरी एक्शन में आ जाएगा क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारा एलिमेंट्री कैनाल जो पूरी तरीके से हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, बिल्कुल भी कंट्रोल एक्चुअली में नहीं होता है, क्योंकि हमारा डाइजेस्टिंग सिस्टम है वो इसके थ्रू काम कर रहा है, और हम जो है वो ये सोच के कि हमारा जो खाने का डाइजेशन है वो रुक जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये इनवॉलंटरी एक्शन के अंदर आ जाएगा। ब्लड पूरी वेन्स में हमारे बॉडी में जो है वो रन कर रहा है, तो ये भी यहाँ पर इनवॉलंटरी एक्शन है, क्योंकि हम ऐसा सोचें कि ब्लड रुक जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये यहाँ पर इनवॉलंटरी एक्शन हो जाएंगे। तो ये पॉइंट आपको याद रखने रहेंगे। उसके बाद द कम्युनिकेशन बिटवीन द नर्वस सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज फैसिलिटेटेड बाय द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यानी कि जो कम्युनिकेशन होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और बॉडी के अदर पार्ट्स में, इसको हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी कि PNS, कंसिस्टिंग ऑफ क्रेनियल नर्वस अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन। यानी कि क्रेनियल नर्व्स वो होती हैं जो कि हमारे ब्रेन से निकलती हैं, एंड स्पाइनल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं। द ब्रेन दस अलाउज अस टू थिंक एंड टेक एक्शंस बेस्ड ऑन दैट थिंकिंग। और जो ब्रेन है ये हमें इस चीज़ के लिए अलाउ करता है कि हम किसी चीज़ के बारे में कैसे सोच रहे हैं। As you will expect, this is accomplished through a complex design with different parts of the brain responsible for integrating different inputs and outputs. The brain has 3 such major parts. तो ब्रेन हमारा जो है वो 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसके नाम है यहाँ पर फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो ये यहाँ पर 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। तो यहाँ पर पहले हम इसके स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। तो ये हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर है, इसका डायग्राम यहाँ पर आपसे पूछा जाता है, इसको आपको अच्छे से कर लेना है। तो सबसे पहला था हमारा फोर ब्रेन में यहाँ पर हमारे पास अलग अलग पार्ट आ जाते हैं, जिसमें सेरिब्रम आ जाता है, यानी कि ये वाला जो पार्ट आपके दिखाई दे रहा है ये पूरा का पूरा पार्ट है आपके सेरिब्रम, ये वाला। उसके बाद यहाँ पर हाइपोथैलेमस ये आपके आ जाता है, ये वाला जो व्हाइट वाला स्ट्रक्चर आपका पूरा दिखाई दे रहा है हाइपोथैलेमस है। इसके ऊपर की तरफ यहाँ पर थैलेमस भी होता है, तो अभी तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर केवल हाइपोथैलेमस दिया हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि यहाँ पर ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। फिर ये हो गया पहला पॉइंट, मतलब फोर ब्रेन। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है आपके मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो हिंड ब्रेन में यहाँ पर आपके आ जाते हैं पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम, ये यहाँ पर आपके आ गए हिंड ब्रेन के अंदर। और मिड ब्रेन में यहाँ पर आपके आ गए हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये यहाँ पर आपके स्ट्रक्चर रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो आपके जो है वो बाकी के पॉइंट बताए हुए हैं, जैसे कि फोर ब्रेन का क्या जो है वो पूरा रोल रहता है उसके बारे में बताया हुआ है। तो द फोर ब्रेन इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, यानी कि फोर ब्रेन यहाँ पर मेन थिंकिंग पार्ट होता है जो कि सबसे ज़रूरी है। इट हैज़ रीजन्स विच रिसीव सेंसरी इम्पल्सेज फ्रॉम वेरियस रिसेप्टर्स, यानी कि जो भी सेंसरी इम्पल्सेज आते हैं अलग अलग रिसेप्टर से वो यहीं पर रिसीव होते हैं। Separate areas of the forebrain are specialized for hearing, smell, sight and so on। यानी कि जो भी यहाँ पर सेपरेट एरियाज होते हैं जो कि स्पेशलाइज्ड होते हैं सुनने में, सूंघने में यानी कि स्मेल करने में, साइट में यानी कि देखने में, और इसी तरीके से कुछ और एक्शंस करने में। There are separate areas of association where the sensory information is interpreted by putting it together with information from other receptors as well as with इन्फॉर्मेशन दैट इज़ ऑलरेडी स्टोर्ड इन द ब्रेन। यानी कि ये हमारा ऐसा पार्ट होता है, मतलब हमारा ये हिस्सा ऐसा होता है जो कि यहाँ पर एक काम करता है। जैसे कि यहाँ पर इन्फॉर्मेशन को एक्वायर करने के बाद में इसका काम होता है कि ये हमें हर तरीके से उस इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखे, ताकि आगे आने वाले टाइम में जब हम उस इन्फॉर्मेशन को वापस एक्वायर करें, वापस देखें, तो हमें पता याद रहे वो चीज़, तो उसके थ्रू यहाँ पर हम इस चीज़ को समझ पाते हैं। तो मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि मैं यहाँ पर अभी कोई रोज़ है, मतलब कोई भी यहाँ पर आपके फ्लावर है उसको मैं स्मेल करता हूँ, तो उस स्मेल को हमारा ये फोर ब्रेन जो है वो स्टोर कर लेता है, यानी कि इस इन्फॉर्मेशन को। और उसके बाद मैं जब वापस से उसी स्मेल को जो है वो सूंघने जाता हूँ तो
यहाँ पर मेरे को पता चल जाता है कि वो किसकी स्मेल है। तो ये इन्फॉर्मेशन जो होती है वो स्टोर हो जाती है फोर ब्रेन के अंदर। फिर आता है नेक्स्ट आगे, कंट्रोल एंड मूवमेंट ऑफ वॉलंटरी मसल्स फॉर एग्जांपल अवर लेग्स। ये कंट्रोल, ये सारी चीज़ें होती हैं हमारे मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन से। दी सेंसेशन ऑफ फीलिंग फुल इज बिकॉज ऑफ अ सेंटर एसोसिएटेड विद हंगर विच इज़ इन सेपरेट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। अब यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन है ये यहाँ पर आपके आगे देखने को भी मिलेंगी, जैसे कि कंट्रोल ऑफ द मूवमेंट ऑफ वॉलंटरी मसल्स फॉर एग्जांपल अवर लेग्स। ये यहाँ पर एग्जांपल आएंगे फिर से फोर ब्रेन के अंदर। जैसे कि यहाँ पर हमें ये पता चल जाता है कि हमारा पेट, जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारा यहाँ पर स्टोमक फुल हो गया है, तो ये हमें पता चलता है फोर ब्रेन के थ्रू। तो ये वाला पॉइंट भी आपको यहाँ पर आपको याद रखना है कि हम जैसे कि खाना वगैरह खाते हैं, फॉर एग्जांपल हाउ वी नो दैट वी हैव ईटन इनफ, यानी कि हमने खाना खा लिया है। तो ये जो सेंसेशन होता है, ये फीलिंग जो होती है, ये भी हमारे सेंटर एसोसिएटेड होती है हंगर से, और ये यहाँ पर कंट्रोल्ड होती है फोर ब्रेन से। इसके अलावा यहाँ पर हमने देख ही लिया था कि वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शंस क्या होते हैं, तो उसके बारे में हम ना देखें, आगे वाले पॉइंट्स देखेंगे। मैनी ऑफ दीज इनवॉलंटरी एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय द मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, यानी कि बहुत सारे इनवॉलंटरी एक्शन जो होते हैं वो मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन के थ्रू ही कंट्रोल होते हैं। All these involuntary actions including blood pressure, salivation and vomiting are controlled by the medulla in the hind brain। तो हिंड ब्रेन में आपके मेड्यूला जो पार्ट था, यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो ये रहा आपके मेड्यूला। तो ये मेड्यूला के थ्रू ये सारे एक्शंस कंट्रोल होते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, ये काम होता है आपके मेड्यूला का। इसके अलावा सलाइवेशन, यानी कि हमारे मुंह में सलाइवा बनता है, इसको भी कंट्रोल करना। वॉमिटिंग हो जाती है कभी कभी, ये भी यहाँ पर जो है वो कंट्रोल होता है हिंड ब्रेन के मेड्यूला पार्ट है उसके थ्रू। थिंक अबाउट एक्टिविटीज़ लाइक वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, राइडिंग अ बाइसिकल, पिकिंग अप अ पेंसिल। These are possible due to a part of the हिंड ब्रेन called the cerebellum। हिंड ब्रेन के सेरिबेलम जो पार्ट है उसके थ्रू ये वाली चीज़ें कंट्रोल होती हैं, जैसे कि साइकिल चलाना, स्ट्रीट में पेंसिल वगैरह उठाना, किसी भी चीज़ को उठाना, यहाँ पे ये कंट्रोल होता है आपके सेरिबेलम पार्ट जो कि हिंड ब्रेन में होता है। इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रिसीजन ऑफ वॉलंटरी एक्शंस एंड मेंटेनिंग द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। इसके अलावा हमारा जो बॉडी का पोस्चर होता है, बॉडी को मेंटेन करना होता है, ये यहाँ पर आपके आ जाते हैं वॉलंटरी एक्शंस में। ये यहाँ पर जो है वो कंट्रोल होते हैं आपके इसी के थ्रू। इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ ईच ऑफ दीज इवेंट्स फेल टू टेक प्लेस इफ वी वर नॉट थिंकिंग अबाउट इट। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर आपके रहेंगे, इसमें यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। फिर आता है नेक्स्ट आपके हाउ आर दीज टिश्यू प्रोटेक्टेड, यानी कि कैसे ये जो टिश्यूज़ होते हैं वो प्रोटेक्टेड हो रखे होते हैं। तो ब्रेन के अंदर यहाँ पर हम देखेंगे ब्रेन सिट्स इनसाइड अ बोनी बॉक्स, यानी कि हमारा जो ब्रेन होता है वो एक बॉक्स में फिटेड होता है। इनसाइड द बॉक्स द ब्रेन इज कंटेन्ड इन अ फ्लूइड फिक्स्ड फिल्ड बैलून विच प्रूव्स फर्दर शॉक एब्जॉर्प्शन। यहाँ पर एक फ्लूइड जो है वो भर रखा होता है, वो जो कि यहाँ पर बैलून स्ट्रक्चर बना देता है, और इसकी वजह से हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ब्रेन का पूरा, ये शॉक एब्जॉर्ब कर पाता है। यानी कि कभी भी हमें छोटा मोटा झटका लगता है तो ईजिली इसको जो है वो बर्दाश्त कर पाता है। द वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन विच प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड, और जो वर्टिब्रल कॉलम है या फिर जो हमारा बैकबोन है, ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड को यहाँ पे जो है वो बचा के रखता है, यानी कि उसको सेफ रखता है। तो आपने देखा होगा कभी कभी किसी के यहाँ पे जो है वो स्पाइनल कॉर्ड जो बैकबोन है वो टूट जाती है, तो उसको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो देखनी पड़ती है। तो ये यहाँ पर आपके टिश्यू रहेगा जो कि कैसे प्रोटेक्ट होता है उसके बारे में यहाँ पर आपको बताना है। उसके बाद आगे बढ़ें तो कैसे, हाउ डज द नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन, यानी कि जो हमारे नर्वस टिश्यू होते हैं वो कैसे यहाँ पर एक्शन कर पाते हैं, कैसे यहाँ पर वो काम कर पाते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अ नर्व इम्पल्स रीचेज द मसल फाइबर मस्ट मूव, यानी कि जो नर्व इम्पल्स होती हैं वो मसल तक पहुंचती हैं, और उसके बाद हमारा जो मसल फाइबर है वो मूव उसको करना पड़ता है। मसल सेल्स विल मूव बाय चेंजिंग देयर शेप सो दैट दे शॉर्टन, यानी कि मसल सेल जो है वो यहाँ पर मूव करती हैं बाय चेंजिंग देयर शेप, यानी कि उसका अपना शेप चेंज करके, और उसके थ्रू वो शॉर्ट हो जाती हैं। अब ये भी कैसे होता है, तो ये वाला पॉइंट इसके लिए रहेगा। मसल सेल्स हैव स्पेशल प्रोटीन्स एंड दैट चेंज बोथ देयर शेप एंड देयर अरेंजमेंट, यानी कि मसल सेल जो होते हैं उनके पास स्पेशल प्रोटीन होता है जो कि यहाँ पर उनके शेप और अरेंजमेंट को चेंज होने देता है। इन द सेल इन रेस्पॉन्स टू नर्व इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज, व्हेन दिस हैपन न्यू अरेंजमेंट्स ऑफ दिस प्रोटीन्स गिव द मसल सेल्स अ शॉर्टन फॉर्म, यानी कि इसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है कि ये प्रोटीन होता है और ये प्रोटीन यहाँ पर उसके अरेंजमेंट को बदल देता है, और उसके बाद जो सेल होते हैं वो यहाँ पर नर्व्स
को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं, यानी कि उसकी वजह से यहाँ पर जो मूवमेंट है वो देखने को मिलता है। और ये तब होता है कि प्रोटीन की जो अरेंजमेंट होती है वो यहाँ पर उसको मतलब मसल को यहाँ पर नया शेप दे देती है और शॉर्टन कर देती है। वही बोल रहा है कि उसके शेप को चेंज कर देती है, उसकी वजह से हमारा मूवमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज हो पाता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। अभी तक हमने यहाँ पर देखा कि ह्यूमंस के अंदर या एनिमल्स के अंदर किस तरीके से कोऑर्डिनेशन होता है, यानी कि उनके मसल्स किस तरीके से मूव करते हैं, जहाँ पर हमने न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ा और जाना कि कैसे यहाँ पर जो है वो पूरा प्रोसेस उनके अंदर होता है। अब यहाँ पर हम जानेंगे कि यही जो प्रोसेस है वो प्लांट्स के अंदर कैसे होता है, यानी कि प्लांट्स के अंदर जो मूवमेंट होता है वो किस तरीके से होता है, इसके बारे में यहाँ पर हम जानेंगे। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ को आपको ध्यान से देखना है। एनिमल्स हैव अ नर्वस सिस्टम फॉर कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। तो ये वाला पॉइंट हम पहले से ही पढ़ चुके हैं कि एनिमल्स के पास में पूरा नर्वस सिस्टम होता है जिसके थ्रू वो कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करते हैं अपनी बॉडी में। बट प्लांट्स हैव नीदर अ नर्वस सिस्टम नॉर मसल्स। तो प्लांट्स में ना तो यहाँ पर नर्वस सिस्टम होता है और ना ही उनके पास किसी तरह की कोई मसल्स होती हैं। तो कैसे वो यहाँ पर स्टिमुली के अपोजिट यहाँ पर रेस्पॉन्स करते हैं, मतलब उसके अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स करते हैं। कोई भी स्टिमुली यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग। व्हेन वी टच द लीव्स ऑफ अ छुई मुई का जो प्लांट होता है उसको आपने देखा होगा, इसको सेंसिटिव या फिर टच मी नॉट प्लांट भी बोला जाता है, जो कि मिमोसा फैमिली से आता है। दे बिगिन टू फोल्ड अप एंड ड्रॉप, यानी कि ये जो है वो फोल्ड होना शुरू हो जाते हैं और कभी कभी मुरझा जाते हैं, गिर जाते हैं। ये यहाँ पे आपने जो है वो अगर इसको टच करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, यानी कि जो उसकी लीव्स होती हैं वो आपस में ही कंबाइन हो जाती हैं और इस तरीके से फोल्ड होके और कभी कभी गिर जाती हैं। When a seed germinates, the root goes down, the stem comes up into the air। और जब हम सीड को जर्मिनेट करते हैं, सीड को जब यहाँ पर हम मिट्टी में डालते हैं सॉइल में, तो वो उसकी जो रूट होती है वो नीचे की तरफ जाती है और यहाँ पर जो उसका स्टेम होता है वो ऊपर की तरफ यानी कि एयर की तरफ बढ़ना शुरू होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ एक्चुअली में, फर्स्टली द लीव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट मूव वेरी क्विकली इन रेस्पॉन्स टू टच। तो पहला पॉइंट हमारा हो जाएगा जिसमें हमने छुई मुई का जो प्लांट था उसमें देखा था कि उसकी जो लीव्स होती हैं वो सेंसिटिव होती हैं टच के लिए, और जैसे ही हम उसको छूते हैं वो अचानक से यानी कि क्विकली वो रेस्पॉन्स करना शुरू कर देती हैं टच के अकॉर्डिंग। और उसके अकॉर्डिंग उसी का अपोजिट यहाँ पर दूसरा पॉइंट होता है कि जब यहाँ पर हम सीड को ग्रो करते हैं, मतलब सीड को मिट्टी में डालते हैं तो वो ग्रो करना शुरू होता है, लेकिन यहाँ पर पॉइंट इसमें ये हो जाता है कि देयर इज़ नो ग्रोथ यहाँ पर। अच्छा, उसमें यहाँ पर छुई मुई में हम देखते हैं कि इसमें कोई ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन जब हम सीड को सॉइल के अंदर डालते हैं तो हम देखते हैं वहाँ पे ग्रोथ इन्वॉल्व होती है। तो यहाँ पर हमारे पास दो पॉइंट हो गए, एक तो यहाँ पर ग्रोथ के अकॉर्डिंग यानी कि सीड को जैसे कि मिट्टी में डालना तो उसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन हम छुई मुई के जब यहाँ पर प्लांट को लीव्स को छूते हैं तो यहाँ पर हमें ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है, ये केवल एक मूवमेंट हो रहा होता है। ऑन द अदर हैंड द डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ अ सीडलिंग इज कॉज्ड बाय ग्रोथ। इफ इट इज प्रिवेंटेड बाय फ्रॉम ग्रोइंग इट विल नॉट शो एनी मूवमेंट। यानी कि पहला पॉइंट हमारा हो गया छुई मुई का, जिसमें यहाँ पर हमने देखा कि ग्रोथ रिलेशन नहीं है बिल्कुल भी। दूसरा पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ अ सीडलिंग। यहाँ पर जब हम सीड को मिट्टी में डालते हैं तो यहाँ पर डायरेक्शनल मूवमेंट उसमें देखने को मिलती है जिसको हम ग्रोथ कहते हैं। और इफ़ इट इज़ प्रिवेंटेड फ्रॉम ग्रोइंग इट विल नॉट शो एनी मूवमेंट। और जब ये यहाँ पर उसकी ग्रोथ होना रुक जाती है तो उसके अंदर कोई भी मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिलता है। सो टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट यहाँ पर हमने देखे। एक होता है वन डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, यानी कि एक ग्रोथ रिलेटेड है, पूरा डिपेंडेंट है ग्रोथ के ऊपर, और दूसरा है यहाँ पर इनडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो पहला पॉइंट हमारा जो है वो जो डिस्कस यहाँ पर करेंगे हम उसी को लेके करेंगे, जैसे कि यहाँ पर हमारा जो पॉइंट था इनडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ का जो मूवमेंट है वो यहाँ पे न होना, उसको देखेंगे पहले तो हम। जैसे कि यहाँ पर ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये छुई मुई का प्लांट यहाँ पर है, इसको यहाँ पर जब हम टच करते हैं तो इसकी जो लीव्स होती हैं इस तरीके से क्लोज हो जाती हैं आपस में। तो ये वाली जो लीव्स हैं वो इसके आके जो है वो आपस में कंबाइन हो जाती हैं, इस तरीके से ये जो है वो लीव्स का स्ट्रक्चर इस तरीके से ऐसा दिखाई देता है। तो ये प्रोसेस इसके अंदर रहता है जब हम इसको छूते हैं। तो यही यहाँ पर टॉपिक है हमारा, इमीडिएट रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस। मतलब स्टिमुलस यहाँ पर हम हैं, जिसको हमने छुआ है तो हम स्टिमुली हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इसका मूवमेंट कैसे होता है। सिंस नो ग्रोथ इज इन्वॉल्व द प्लांट मस्ट एक्चुअली मूव इट्स लीव्स इन रेस्पॉन्स टू टच। अब यहाँ पर कोई भी ग्रोथ तो इन्वॉल्व है नहीं, तो प्लांट यहाँ पर जो मूव कर रहा है वो टच के रेस्पॉन्स में कर रहा है। बट देयर इज नो नर्वस टिश्यू नॉर एनी मसल टिश्यू, हाउ डज द प्लांट डिटेक्ट द टच एंड हाउ डू द लीव्स मूव इन रेस्पॉन्स। यानी कि हम प्लांट में देखते हैं ना तो इसके पास नर्वस टिश्यूज़ हैं और ना ही कोई मसल टिश्यू है, तो यहाँ पर इसको कैसे पता चलता है कि इसने किसी को टच किया है और साथ में यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग ये कैसे रेस्पॉन्स करता है, तो उसको ही यहाँ पर समझना है।
if we think about where exactly plant is touched and what part of the plant actually moves, तो यहाँ पर आप इसको ध्यान से देखेंगे कि आप जब भी इसको टच करेंगे ना, तो जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आपने यहाँ पर इसको टच किया इस पार्ट में, जब इस पार्ट में आपने टच किया तो आप देखेंगे कि इसका जो पूरे के पूरे लीव्स हैं यहाँ तक ये वाले, ये सारे के सारे यहाँ पर आपस में क्लोज हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो आप किसी एक पार्ट में भी टच करेंगे तो ये यहाँ पर मूव करना शुरू कर देगा। जैसे कि आपने यहाँ पर टच कर दिया तो भी इसकी लीव्स जो होंगी ना वो सारी की सारी क्लोज हो जाएंगी। तो ये जो है वो कैसे होता है इसके अंदर, ये भी जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पर क्या हुआ एक्चुअली में, इट इज़ अपेरेंट दैट मूवमेंट हैपन्स एट अ पॉइंट डिफरेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टच। यहाँ पर जो हमने मूवमेंट देखा वो यहाँ पे पॉइंट उस पॉइंट के अकॉर्डिंग अलग था जहाँ पर हमने टच किया था। हमने टच किया वहाँ पर तो मूवमेंट हुआ ही, साथ ही उसके आसपास जो और भी पार्ट थे उसमें भी मूवमेंट देखने को मिलता है। सो इन्फॉर्मेशन दैट अ टच हैज़ अकर्ड मस्ट बी कम्युनिकेटेड। जो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन पास हुई है इसका मतलब वो ये कैसे पास हुई है, अपने कम्युनिकेशन के थ्रू पास हुई है, यानी कि आपस में ये कम्युनिकेट कर रहे हैं, इसकी वजह से जो आसपास के लीव्स होते हैं वो भी क्लोज हो जाते हैं। द प्लांट्स ऑल्सो यूज इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स टू कन्वे दिस इन्फॉर्मेशन। और प्लांट यहाँ पर इसको कैसे आपस में पास करते हैं इन्फॉर्मेशन को, ये पास करते हैं इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स के थ्रू। तो ये वाला पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि प्लांट जो है वो किसी भी तरीके से जब मूवमेंट दिखाता है तो वो कैसे दिखाता है, तो ये हो जाएगा आपके इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स के थ्रू, यहाँ पर ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं। दिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल, और ये इन्फॉर्मेशन सेल टू सेल मतलब इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स के थ्रू ये जो इन्फॉर्मेशन है वो सेल टू सेल पास होती चली जाती है और इस तरीके से उनका मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। बट अनलाइक इन एनिमल्स देयर इज नो स्पेशलाइज्ड टिश्यू इन प्लांट्स फॉर द कंडक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन। लेकिन एनिमल्स की तरह इनमें कोई भी ऐसा टिश्यू नहीं होता है जो कि आपस में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन को कंडक्ट कर पाए। फाइनली अगेन एज इन एनिमल्स सम सेल्स मस्ट चेंज शेप इन ऑर्डर फॉर मूवमेंट टू हैपन। तो एनिमल्स में यहाँ पर जो सेल्स होते हैं अपना शेप चेंज करके मूवमेंट को हैपन यानी कि होने देते हैं, इंस्टेड ऑफ द स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स फाउंड इन एनिमल मसल सेल्स। और ये होता है एनिमल्स में स्पेशलाइज्ड प्रोटीन होने की वजह से यहाँ पर मसल सेल्स में। प्लांट सेल्स चेंज शेप बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन देम। और प्लांट यहाँ पर यही काम कैसे करते हैं, वो यहाँ पर काम करते हैं अपने अंदर जो अमाउंट ऑफ वाटर होता है उसके थ्रू। मतलब मसल सेल्स जो हम एनिमल्स में होते हैं वो यहाँ पर अपना शेप चेंज कर पाते हैं प्रोटीन की वजह से, और प्लांट सेल जो होते हैं अपना शेप चेंज कर पाते हैं अमाउंट ऑफ वाटर की वजह से, रिजल्टिंग इन स्वेलिंग एंड श्रिंकिंग। और इसके रिजल्ट में हमें स्वेलिंग और श्रिंकिंग वहाँ पे देखने को मिलेगी, एंड देयर फॉर इन चेंजिंग शेप। और इस तरीके से वो अपना शेप भी चेंज कर पाते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा कि एनिमल अपना शेप चेंज करते हैं स्पेशलाइज्ड प्रोटीन की वजह से अपना, और प्लांट अपना शेप चेंज कर पाते हैं अमाउंट ऑफ वाटर की वजह से। तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पर जो मूवमेंट होता है प्लांट के अंदर वो किस तरीके से होता है, वो होता है आपके इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स के थ्रू। तो ये 3 पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है जो कि यहाँ पर आपको याद रखने हैं एज अ थ्योरी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर सेकंड पॉइंट आ जाता है यहाँ पर मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। तो हमने 2 पॉइंट पढ़े थे, एक तो इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ और एक डिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। तो यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट हमारा ये रीड करेंगे ये है आपके डिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ से रिलेटेड है। तो इसमें क्या दिया हुआ है इसको यहाँ पर ध्यान से देखना है। इसमें दिया हुआ है some plants like the pea plant climb up other plants of fences by means of tendrils। tendrils यहाँ पर आपको नहीं पता है तो यहाँ पर आप इसको डायग्राम में देख सकते हैं। ये जो आपको फोटो दिखाई दे रहा है इसमें आपको पता चल रहा होगा कि टेंड्रिल क्या होते हैं। तो टेंड्रिल जो है वो किस तरीके से काम करते हैं ये तो आपने देखा होगा। जैसे यहाँ पर ये कोई बैम्बू है और यहाँ पर आपके कोई प्लांट इस तरीके से यहाँ पर आता है, तो जो टेंड्रिल्स इसके अंदर से निकलते हैं वो इसके पास इसके ऊपर जो है वो इस तरीके से लिपट जाते हैं। ये आपने यहाँ पर नोटिस किया होगा। तो यही यहाँ पर जो है वो टेंड्रिल्स जो है वो ऐसे काम करते हैं। दीज टेंड्रिल्स आर सेंसिटिव टू टच। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये जो टेंड्रिल्स होते हैं ये टच के सेंसिटिव होते हैं। इसकी वजह से ये कोई भी बैम्बू या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर या जिसके पास वो टच हो जाते हैं उससे लिपटना शुरू हो जाते हैं। When they come in contact with any support, the part of the tendril in contact with the object does not grow as rapidly as the part of the tendril away from the object। अब जैसे ही कोई भी ऑब्जेक्ट इसके कांटेक्ट में आता है तो ये उसका सपोर्ट लेके उसमें लिपट जाते हैं और जो दूसरा पार्ट होता है वो उसकी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। दिस कॉजेज द टेंड्रिल टू सर्कल अराउंड द ऑब्जेक्ट एंड दस क्लिंग टू इट। तो जैसा कि मैंने बताया वो यहाँ पर हो रहा है। तो टेंड्रिल यहाँ पर सर्कल अराउंड होना शुरू हो जाता है, यानी कि लिपटना शुरू हो जाता है। मोर कॉमनली प्लांट्स रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली स्लोली बाय ग्रोइंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। और ये भी हम जानते हैं कि प्लांट जो है वो रेस्पॉन्ड कैसे करता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ग्रो करना शुरू कर देता है स्लोली। बट बिकॉज दिस ग्रोथ इज डायरेक्शनल इट अपीयर्स एज इफ द प्लांट इज मूविंग।
और ये जो यहाँ पर ग्रोथ होती है वो डायरेक्शनल होती है, तो ये हमें दिखाई देता है कि प्लांट जो है वो एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो इसको यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। अब जैसे कि यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको एक्टिविटी को ध्यान से देखना है और समझना है। इसमें आपको क्या करना है, एक कॉनिकल फ्लास्क लेना है, ये यहाँ पर कॉनिकल फ्लास्क है, इसको यहाँ पर वाटर, इसमें यहाँ पर वाटर जो है वो भर देना है। कवर द नेक ऑफ द फ्लास्क विद अ वायर मैश, और इसमें यहाँ पर जो है वो एक वायर मैश जो है वो इसके ऊपर लगा देना है, इसके माउथ पे। उसके बाद कीप 2 और 3 फ्रेशली जर्मिनेटेड बीन सीड्स ऑन द वायर मैश, और यहाँ पर जो है वो आपको जर्मिनेटेड सीड यहाँ पर आपको लगाना है। टेक अ कार्डबोर्ड बॉक्स विच इज़ ओपन फ्रॉम वन साइड, ये जो है वो आपका कार्डबोर्ड है जो कि एक साइड से ओपन है, इसमें यहाँ पर आपको फ्लास्क को रख देना है। कीप द फ्लास्क इन द बॉक्स, जो कि यहाँ पर आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। और इसका जो फेस है वो कहाँ होना चाहिए, लाइट की तरफ होना चाहिए, जहाँ से लाइट आ रही है। जैसे कि विंडो की तरफ से लाइट आ रही है तो यहाँ पर जो फ्लास्क का फेस है वो यहाँ पर लाइट की तरफ होना चाहिए और बॉक्स उसके अपोजिट होना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको इसको अरेंज करके रख देना है। आफ्टर 2 और 3 days यू विल नोटिस दैट द शूट्स बेंड टूवर्ड्स द लाइट एंड रूट्स अवे फ्रॉम द लाइट। तो यहाँ पर 2 या 3 दिन के बाद आप क्या नोटिस करेंगे कि जो प्लांट है उसका जो शूट है वो लाइट की तरफ जो है वो बेंट हो जाता है, और जो रूट है वो उसके अपोजिट बेंट होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर ये जो क्यों हुआ ये भी यहाँ पर हम अभी समझेंगे, ये यहाँ पर किस वजह से होता है। नाउ टर्न द फ्लास्क सो दैट द शूट्स आर अवे फ्रॉम द लाइट एंड रूट्स टूवर्ड्स द लाइट। लीव इट अनडिस्टर्ब्ड इन दिस कंडीशन फॉर अ फ्यू डेज। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको इसको इस तरीके से रख देना है फ्लास्क को कि यहाँ पर इसका जो शूट है वो इस डायरेक्शन में चला जाए और जो रूट है वो इस डायरेक्शन में आ जाए, वापस सन की डायरेक्शन में आ जाए। उसके बाद इसको जब आप छोड़ देंगे तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि आपने यहाँ पर इसको अपोजिट डायरेक्शन में रखा था, लेकिन यहाँ पर इसका जो शूट होगा वो वापस से सन की डायरेक्शन में आ जाएगा और जो रूट्स हैं वो वापस से अपोजिटली डायरेक्शन में आ जाएंगी। तो ऐसा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब ये यहाँ पर क्यों हुआ इसी को हमें समझना था। एनवायरमेंटल ट्रिगर्स सच एज लाइट और ग्रेविटी विल चेंज द डायरेक्शन दैट प्लांट्स पार्ट्स ग्रोन इन। तो जैसा कि यहाँ पर लाइन में बोल रहा है कि यहाँ पर जो एनवायरनमेंट है वो यहाँ पर ट्रिगर करता है प्लांट की एक्टिविटी को। जैसे कि लाइट यहाँ पर ट्रिगर कर रही है उसके सूट को अपनी तरफ मूवमेंट होने के लिए और रूट को अपोजिटली मूवमेंट होने के लिए। इसी तरीके से ग्रेविटी भी काम करती है। ग्रेविटी यहाँ पर रूट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जबकि यहाँ पर जो शूट होता है उसको ऊपर की तरफ भेज देती है, यानी कि अपोजिटली भेज देती है। तो ये यहाँ पर डायरेक्शनल मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिलते हैं हमें प्लांट के अंदर। These directional or tropic movements can be either towards the stimulus or away from it। तो यहाँ पर हम दोनों ही पॉइंट देख रहे हैं कि जो यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है वो मूवमेंट स्टिमुलस के साथ भी हो रहा है, मतलब उसकी तरफ भी हो रहा है और उसके अपोजिट भी हो रहा है। सो इन 2 different kinds of phototropic movement, shoots respond by bending towards the light while roots respond by bending away from it। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो शूट है वो लाइट की तरफ बेंट होना शुरू हो जाता है और जो रूट है वो उसके अपोजिट यहाँ पर बेंट होना शुरू हो जाती है, और इसको यहाँ पर हम कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म। ये यहाँ पर आपको याद रखना है। ये इस जो प्रॉपर्टी हमने देखी इसको यहाँ पर फोटोट्रॉपिज्म बोला जाता है। तो यहाँ पर ये इसको नाम याद रखना है फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आपके लिए। तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है कि इसमें क्या हुआ था। इसके अलावा एक और मूवमेंट होता है, ये होता है आपके जियोट्रॉपिज्म। इसमें क्या होता है, प्लांट्स शो ट्रॉपिज्म इन रेस्पॉन्स टू अदर स्टिमुलस एज वेल। द रूट्स of a plant always grow downwards while the shoots usually grow upwards and away from the earth। तो हम देखते हैं कि प्लांट जो होता है उसमें रूट अर्थ की तरफ यानी कि मिट्टी के अंदर की तरफ जाती है और जो शूट होता है वो ऊपर की तरफ जाती है। दिस अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ शूट्स एंड रूट्स रेस्पेक्टिवली इन रेस्पॉन्स टू द पुल ऑफ अर्थ और ग्रेविटी इज ऑब्वियसली जियोट्रॉपिज्म। और ये जो प्रॉपर्टी होती है इसको हम कहते हैं जियोट्रॉपिज्म। अब इसमें यहाँ पर आज के लिए आपको डायग्राम भी दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर आप एक पॉट लेंगे, पॉट के अंदर यहाँ पर जो है वो आप कोई प्लांट लगाएंगे और नीचे से उसको खुला करके छोड़ देंगे, तो यहाँ पर जो और इसको इस तरीके से रखना है, इस तरीके से उसका अरेंजमेंट होना चाहिए, ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से अरेंज करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि पहले जो प्लांट यहाँ पर सीधा था और जो रूट्स नीचे की तरफ जा रही थी इस तरीके से, अब वो यहाँ पर किस तरीके से चली गई हैं, जो रूट्स हैं वो सॉइल की तरफ चली जाती हैं यानी कि डाउनवर्ड, और जो शूट है वो ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाता है यानी कि अपवर्ड। और इस प्रॉपर्टी को ही यहाँ पर हम जियोट्रॉपिज्म कहते हैं क्योंकि ये ग्रेविटी की वजह से हो रहा है।
इसके अलावा यहाँ पर ये वाला पॉइंट भी यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो रूट यहाँ पर सॉइल की तरफ जा रही है, मतलब अर्थ की तरफ जा रही है, इसको कहते हैं पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, और जो शूट ऊपर की तरफ जा रहा है इसको कहते हैं नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। अब इसको पॉजिटिव इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर ये ग्रेविटी की वजह से नीचे जाता है, और इसको यहाँ पर नेगेटिव इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ग्रेविटी के अपोजिट जा रहा है, इसलिए इसको नेगेटिवली जियोट्रॉपिक बोला जाता है। तो ये दोनों पॉइंट याद रखना है। तो एक हो गया हमारा फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, दूसरा हो गया जियोट्रॉपिज्म, और बाकी दो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, हाईलाइटेड किए हुए हैं, हाइड्रोट्रॉपिज्म और कैमोट्रॉपिज्म। अब हाइड्रोट्रॉपिज्म में यहाँ पर अगर आपको समझाऊं तो हाइड्रोट्रॉपिज्म में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर आपने एक पॉट ले रखा है बड़ा सा, इसके अंदर यहाँ पर आपको फिल कर देनी है आपको बहुत सारी सॉइल में जब यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक प्लांट को लगा देंगे, जैसे यहाँ पर कोई प्लांट है इसको आपने लगा दिया, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो इसके रूट्स हैं आप देखेंगे, कैसे देखेंगे कि यहाँ पर आप एक पॉट लेंगे, मिट्टी का जो है वो गमला लेंगे और उसको यहाँ पर लगा देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको इसमें पानी भर देना है, इसमें इसी पूरे पॉट के अंदर आपको एक गमला लगाना है और एक प्लांट लगाना है इस तरीके से, और इसमें आपको पानी फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे जो रूट्स हैं वो धीरे धीरे पानी की तरफ, यानी कि जो वाटर है उसकी तरफ मुड़ना शुरू हो जाएंगी। तो ये यहाँ पर आप नोटिस करेंगे, इसी प्रॉपर्टी को हम हाइड्रोट्रॉपिज्म बोलते हैं। और इसके अलावा कैमोट्रॉपिज्म होता है, यहाँ पर केमिकल्स का यूज़ किया जाता है, उसको जो है उसका पॉइंट अलग रहेगा, केमिकल्स के थ्रू यहाँ पर आपको समझ में आ ही जाएगा। One example of chemotropism is the growth of pollen tubes towards ovules। तो chemotropism का ये एग्जाम्पल है जिसमें यहाँ पर pollen tubes जो होते हैं वो ओव्यूल्स की तरफ ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं। तो ये यहाँ पर chemotropism का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर पूरा मूवमेंट इनके अंदर, मतलब प्लांट्स के अंदर रहता है। तो अब इस जो हमने पॉइंट्स पढ़े उसको डिटेल में जो है वो समझा दिया। उसके बाद यहाँ पर ये जो हुआ था सारा पॉइंट, इसको कुछ ब्रीफली समझाया हुआ है या लिया हुआ है। द मूवमेंट ऑफ द सेंसिटिव प्लांट इन रेस्पॉन्स टू टच इज़ वेरी क्विक। अब हमने देखा कि जो सेंसिटिव प्लांट है उसका जो टच के लिए रेस्पॉन्स होता है वो बहुत ज़्यादा क्विक होता है, बहुत जल्दी फास्ट रेस्पॉन्स होता है। द मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर्स इन रेस्पॉन्स टू डे और नाइट ऑन द अदर हैंड इज़ क्वाइट स्लो। यानी कि जो मूवमेंट होता है सनफ्लावर का डे और नाइट में वो यहाँ पर बहुत स्लो होता है, जैसे इसको यहाँ पर हम बहुत ही जो है वो आसानी से नोटिस नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप जब देखेंगे कि ये मूवमेंट होता है, पहले तो आपको ये बताना है कि ये मूवमेंट किस वजह से होता है। तो ये जो मूवमेंट होता है यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, ये होता है आपके फोटोट्रॉपिज्म, यानी कि सन की वजह से यहाँ पर जो सनफ्लावर है अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहता है। ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट ऑफ प्लांट्स विल बी इवन स्लोअर। और जो ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट होता है वो और भी ज़्यादा स्लो होता है, वो कई दिनों के प्रोसेस में होता है, जबकि सनफ्लावर को तो हम दिन और रात में नोटिस कर सकते हैं। इसके अलावा इवन इन एनिमल बॉडीज देयर आर केयरफुली कंट्रोल डायरेक्शंस टू ग्रोथ। इसी तरीके से एनिमल बॉडी में भी और प्लांट्स में, दोनों में ही यहाँ पर जो डायरेक्शनल ग्रोथ होती है वो पूरी तरीके से कंट्रोल्ड होती है। अवर आर्म्स एंड फिंगर्स ग्रो इन सर्टेन डायरेक्शन। हमारे जो आर्म होते हैं, फिंगर होते हैं, वो एक सर्टेन डायरेक्शन में ही ग्रोथ करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आपके जो फिंगर्स हैं वो अपोजिट या किसी इधर उधर डायरेक्शन में ग्रो करना शुरू हो जाएं। इफ़ फास्ट रेस्पॉन्सेज टू स्टिमुली आर टू बी मेड, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र मस्ट बी हैपन वेरी क्विकली। अगर यहाँ पर जो फास्ट रेस्पॉन्स है वो हमें चाहिए, तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र है वो बहुत ज़्यादा क्विक होना ज़रूरी हो जाता है। द मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन मस्ट बी एबल टू मूव रैपिडली। और जो मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन है वो यहाँ पर कंटिन्यूसली मूव होता रहना चाहिए, उसी के थ्रू यहाँ पर जो है वो ट्रांसफ़र भी बहुत ज़्यादा फास्ट हो पाएगा। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो कि हमने देखा था आर एन एक्सीलेंट मीन्स फॉर दिस, बट देयर आर लिमिटेशंस टू द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। अब इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस इसके लिए एकदम यूज़फुल चीज़ है, लेकिन मतलब एक्सीलेंट है, लेकिन यहाँ पर इसकी भी एक लिमिटेशंस होती हैं। अब यहाँ पर इसमें पहली लिमिटेशन इसकी है, देयर विल बी रीच ओनली दो सेल्स दैट आर कनेक्टेड बाय नर्वस टिश्यू। यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन है वो केवल उन्हीं सेल तक पहुँच सकती है जो कि नर्वस टिश्यू से कनेक्टेड है, नॉट ईच एंड एवरी सेल इन द एनिमल बॉडी, ना कि हर एक सेल में एनिमल बॉडी में। और सेकंड कंडीशन इसकी क्या हो जाएगी, सेकंड लिमिटेशन क्या हो जाएगी, वंस एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज जनरेटेड इन अ सेल एंड ट्रांसमिटेड, द सेल विल टेक सम टाइम टू रीसेट इट्स मैकेनिज्म। यानी कि एक बार इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यहाँ पर जनरेट हो जाते हैं सेल के अंदर और ट्रांसमिट हो जाते हैं, उसके बाद सेल को वापस से रीसेट होना पड़ता है अपना मैकेनिज्म तैयार करने के लिए, और ये यहाँ पर जो है वो प्लांट के अंदर देखने को नहीं मिलता। तो वो यहाँ पर बोल रहा है बिफोर इट कैन जनरेट एंड ट्रांसमिट अ न्यू इम्पल्स। इन अदर वर्ड सेल्स कैन नॉट कंटिन्यूअली क्रिएट एंड ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो सेल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली क्रिएट नहीं कर सकते या ट्रांसमिट नहीं कर सकते इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को।
तो इस वजह से इसकी ये कुछ लिमिटेशंस हो जाती हैं। इट इज़ द नो वंडर दैट मोस्ट मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स यूज अनदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स, नेमली केमिकल कम्युनिकेशन। और इसी वजह से जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हैं वो दूसरे तरीके का कम्युनिकेशन सेल्स में बनाते हैं, जिसको केमिकल कम्युनिकेशन कहते हैं, यानी कि हमारे हॉर्मोन्स जो होते हैं उसके लिए यहाँ पर बात हो रही है। और ऐसा ही प्लांट के अंदर भी होता है, केवल इसमें ऐसा नहीं है कि ये केवल जो है वो एनिमल्स के अंदर होता है, ये प्लांट के अंदर भी होता है, तो उसको भी यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। Instead of generating an electrical impulse, stimulated cells release a chemical compound. This compound would diffuse all around the original cell. तो यहाँ पर हमारे जो सेल्स होते हैं वो केमिकल कंपाउंड का यूज़ करते हैं, और ये केमिकल कंपाउंड होते हैं वो डिफ्यूज़ होना शुरू होते हैं, मतलब डिफ्यूज़न के थ्रू सेल में पहुँचते हैं। अब ये प्रोसेस होता तो स्लो है, लेकिन इसका फ़ायदा ये रहता है कि डिफ्यूज़न के थ्रू ये हर एक सेल में पहुँच पाते हैं। अब डिफ्यूज़न क्या होता है वो आपको बताया हुआ है कि मूवमेंट जो होता है हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। If other cells around have the means to detect this compound using special molecules on their surface, then they would be able to recognize information and even transmit it. This will be slower of course, but it can potentially reach all cells of the body regardless of nervous connection, and it can be done steadily and persistently. यानी कि ये यहाँ पर हम अभी बताया आपको कि ये जो प्रोसेस है वो होता तो स्लो है, लेकिन यहाँ पर ये जो प्रोसेस है इसमें जो आपके हार्मोन होते हैं या आपका जो ट्रांसमिशन होता है वो हर एक सेल तक पहुंच पाता है, नर्वस कनेक्शन के साथ साथ और लगातार। तो ये प्रोसेस यहाँ पर जो है वो आपको याद रखना है कि होता तो स्लो है लेकिन कंटिन्यूसली होता रहता है, और साथ ही यहाँ पर हर एक सेल तक पहुँच पाता है। These compounds or hormones used by multicellular organisms for control and coordination show a great deal of diversity. As we would expected, different plant hormones help to coordinate growth, development and response to the environment. अब प्लांट हार्मोन्स जो होते हैं वो भी कोऑर्डिनेट करते हैं ग्रोथ, डेवलपमेंट और रेस्पॉन्स को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। दे आर सिंथेसाइज्ड एट प्लेसेस अवे फ्रॉम वेयर दे एक्ट एंड सिंपली डिफ्यूज टू द एरिया, यानी कि ये जहाँ पर बनते हैं उसके अलावा भी अलग अलग पार्ट तक पहुँचाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए कोई हार्मोन यहाँ पर हम लेते हैं, जैसे ये प्लांट है। अब इस प्लांट में यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक हार्मोन यहाँ पर बनता है और इसको सिंथेसाइज जो है वो कहीं और किया जाता है, यानी कि यहाँ पर बना लेकिन सिंथेसाइज मान लेते हैं एग्जांपल के लिए ये यहाँ पर हो जाता है सिंथेसाइज, या यहाँ पर हो जाता है, तो ये उस जगह पर सिंथेसाइज नहीं होगा और दूसरी जगह पर जाके सिंथेसाइज होता है और हर एक पार्ट तक उसको पहुँचा दिया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये प्रोसेस काम करता है प्लांट्स के अंदर। उसके बाद आ जाता है हमारा पॉइंट, दे आर सिंथेसाइज एट प्लेसेस, जो कि बता दिया है आपको। उसके बाद यहाँ पर कौन कौन से हार्मोन होते हैं जिसके बारे में हम जानेंगे। When growing plants detect light, a hormone called auxin synthesized at shoot tip, यानी कि यहाँ पर कोई भी प्लांट जब ग्रोथ करता है और लाइट को डिटेक्ट करता है तो यहाँ पर एक हार्मोन रिलीज होता है ऑक्सिन, और ये सिंथेसाइज होता है शूट टिप में। जैसा कि मैंने एग्जांपल में आपको बताया कि मान लीजिए यहाँ पर ये जो आपके ऑक्सिन है ये यहाँ पर बनता है, तो ये यहाँ पर जाके जो है वो सिंथेसाइज होना शुरू करेगा, ये इसके अंदर होता है। तो यही बताया हुआ है। When light is coming from one side of the plant, यानी कि लाइट जो है वो एक साइड आना शुरू होती है। जैसे ये प्लांट है हमारे पास और यहाँ पे इस पार्ट से लाइट आना शुरू हो रही है, ये लाइट यहाँ पे आ रही है। ऑक्सीजन डिफ्यूजेज टूवर्ड्स द शेडी साइड ऑफ द सूट, यानी कि जो ऑक्सीजन होता है वो यहाँ ना होके यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाता है, इस जगह पे वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो छाया होगी और यहाँ पर जो है वो हम देख रहे हैं लाइट है। तो ये यहाँ पर इस तरीके से पॉइंट बोल रहा है। उसके बाद क्या है, दिस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन स्टिमुलेट्स द सेल्स ऑफ ग्रो लॉन्गर ऑन द साइड ऑफ शूट विच इज़ अवे फ्रॉम लाइट। अब यहाँ पर इसकी वजह से क्या होगा, जो सेल्स होंगे वो ग्रो करना शुरू हो जाएंगे, लॉन्गर ग्रो करना शुरू हो जाएंगे, जो पार्ट यहाँ पर हमारे लाइट के अपोजिट है। और इसकी वजह से यहाँ पर जो इसका जो झुकाव होगा, यानी कि प्लांट का जो आपके प्लांट जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाएगा, बेंट होना शुरू हो जाएगा आपके लाइट की तरफ, यानी कि लाइट की तरफ ये झुकना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा प्रोसेस यहाँ पर रहता है, और ये किसकी वजह से होता है, ऑक्सीजन की वजह से होता है। मतलब आपका क्वेश्चन तो केवल इसमें यहाँ पर ये बनेगा कि ऑक्सीजन की वजह से प्लांट में क्या होता है, या प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो किस हार्मोन की वजह से होती है, इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आ जाता है दूसरा हार्मोन, प्लांट हार्मोन जिबेरेलिन, विच लाइक ऑक्सिन, ये भी ऑक्सिन की तरह ही होता है, हेल्प इन ग्रोथ ऑफ द स्टेम, और ये स्टेम की ग्रोथ में हेल्प करता है। फिर थर्ड हार्मोन है आपका साइटोकाइनिन, promote cell division and it is natural then that
दे आर प्रेजेंट इन ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन इन एरियाज ऑफ रैपिड सेल डिवीजन सच एज इन फ्रूट्स एंड सीड्स। और साइटोकाइनिन जो यहाँ पर है ये आपके सेल डिवीजन में हेल्प करता है, यानी कि 1 से 2 सेल, 2 से 4 सेल, 4 से 8 सेल, इस तरीके से जो सेल डिवीजन होता है उसमें ये हेल्प करता है। और ये ज़्यादातर होता है आपके फ्रूट्स और सीड्स में देखने को मिल जाएगा। तो ये इस तरीके से साइटोकाइनिन का यहाँ पर यूज़ रहता है, मतलब ये जो हार्मोन है इसका यूज़ रहता है प्लांट के अंदर। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट हार्मोन दैट हेल्प इन प्रोमोटिंग ग्रोथ। और ये एग्जाम्पल हैं यहाँ पर आपके प्लांट के अंदर हार्मोन के जो कि ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। बट प्लांट्स ऑल्सो नीड सिग्नल्स टू स्टॉप ग्रोइंग। इसके अलावा प्लांट को यहाँ पर ये भी सिग्नल चाहिए होता है कि कब उसको रुकना है, उसकी ग्रोथ को कब रुक जाना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर यूज़ होता है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड यहाँ पर जो है वो एक तरह का हार्मोन ही है जो कि इसकी ग्रोथ को रोकने में हेल्प करता है। तो एब्सिसिक एसिड इज़ वन एग्जाम्पल ऑफ हार्मोन विच इनहेबिट्स ग्रोथ। इट्स इफेक्ट्स इंक्लूडेड विल्टिंग ऑफ लीव्स। इसके अलावा इसका इफेक्ट होता है विल्टिंग ऑफ लीव्स, यानी कि लीव्स को गिराने में और हटाने में। तो ये यहाँ पर इसका यूज़ रहता है आपके एब्सिसिक एसिड का। तो ये हो जाएंगे प्लांट हार्मोन्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो इस पूरे 2 पैराग्राफ से ही आपके देखने को मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हार्मोन्स इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर किस तरीके से केमिकल या फिर जो हार्मोनल जो चेंजेस है या फिर जो हार्मोन्स हैं वो किस तरीके से रिलीज होते हैं और कैसा यहाँ पर उनका ट्रांसमिशन होता है पूरी बॉडी में, यहाँ पर उसको समझेंगे और उसका यूज़ क्या होता है। जैसे कि व्हाट डू सम एनिमल्स फॉर इंस्टेंस स्क्विरल्स, जैसे कि गिलहरी का एग्जांपल यहाँ पर ले रखा है। जब वो डर जाती है तो उस सिचुएशन में वो क्या करती हैं, तो उनकी जो बॉडी होती है वो या तो फाइटिंग के लिए और या फिर वहाँ से भाग जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब ये तो हम जानते हैं कि ये जो सिचुएशंस होती हैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटीज़ में आती हैं और इसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, चाहे फिर यहाँ पर वो फाइट करना हो या फिर वहाँ से रन कर जाना हो। दोनों ही सिचुएशंस में बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है और इसके लिए बहुत जो टिश्यूज़ होते हैं डिफरेंट टिश्यूज़ टाइप विल बी यूज्ड और इसमें काफ़ी ज़्यादा टिश्यूज़ की ज़रूरत उनको होती है ये एक्टिविटीज़ करने के लिए। और वो ये एक्टिविटीज़ कैसे करेंगी, 2 अल्टरनेटिव नेट एक्टिविटीज़ फाइटिंग और रनिंग, यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे से डिफरेंट है। यहाँ पर पॉइंट ये भी रहेगा इसके अंदर। So here is a situation which some common preparation can be usefully made in bodies। और यहाँ पर इसके लिए उसकी बॉडी को अच्छे से प्रिपेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। These preparations should ideally take it easier to either activity in near future। और ये जो preparations हैं वो उसके आगे के फ्यूचर के लिए या उस वक्त के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी एक्टिविटी हो जाएंगी और वो इस एक्टिविटी को किस तरीके से करेगी उसको यहाँ पर ध्यान से समझना है। तो जैसे कि हमने देखा कि वो डर गई है। इफ़ द बॉडी डिज़ाइन इन द स्क्विरल रिलाइड ऑन ओनली ऑन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस वाया नर्व सेल्स, अगर यहाँ पर उसका जो बॉडी डिज़ाइन है स्क्विरल का वो केवल और केवल इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस वाया नर्व सेल्स पे कंट्रोल होगा या उसके थ्रू कंट्रोल होगा, द रेंज ऑफ टिश्यूज इंस्ट्रक्टेड टू प्रिपेयर फॉर द कमिंग एक्टिविटी वुड बी लिमिटेड। तो यहाँ पर जो रेंज ऑफ टिश्यू होगी वो बिल्कुल ही लिमिटेड हो जाएगा। ये हम जानते हैं क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो होते हैं वो बॉडी के हर एक सेल तक नहीं पहुँच पाते हैं। On the other hand, if a chemical signal were to be sent as well, it would reach all cells of the body and provide the wide-ranging changes needed। यानी कि अगर यही चीज़ केमिकल सिग्नल के थ्रू होती है यानी कि हार्मोन्स के थ्रू होती है तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो उसकी बॉडी के जो सेल हैं उसमें हर एक सेल तक वो एक्टिविटी या वो इन्फॉर्मेशन पहुँच पाएगी और इसकी वजह से जो उसको ज़रूरत है, जितनी नीड है एनर्जी की या उस एक्टिविटी की अकॉर्डिंग तैयार होने की, वो उसके पास होगी उस वक्त। दिस इज डन इन मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। और ये जो है ह्यूमन के अंदर भी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जैसे कि गिलहरी के अंदर वो चीज़ देखने को मिलती है इसी तरीके से ह्यूमंस के अंदर भी देखने को मिलती है। और ये यहाँ पर जो हार्मोन आता है या रिलीज होता है इसको यहाँ पर कहते हैं एड्रेनलिन हार्मोन। ये पॉइंट आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट ज़्यादा रहेगा। तो ये एड्रेनलिन हार्मोन यहाँ पर सीक्रेट होता है यानी कि निकलता है और ये कहाँ से निकलता है, एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है। अब यहाँ पर आपको इसके लिए डायग्राम भी दे रखा है एड्रिनल, ये डायग्राम यहाँ पर आपको यहाँ पर इसमें एड्रिनल जो हार्मोन है ये इसमें से किडनी के पीछे की तरफ ये जो वाइट वाला स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये है आपका एड्रिनल ग्लैंड। ये एड्रिनल ग्लैंड से एड्रिनलिन हार्मोन रिलीज होता है और जिसके थ्रू हम यहाँ पर किसी भी सिचुएशन में जिसमें यहाँ पर अगर हम डर गए हैं या फिर हम जो है वो लड़ने के लिए तैयार हैं तो यहाँ पर दोनों ही सिचुएशन में ये रिलीज होता है। जैसे हमें गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाता है अगर अचानक से तो भी ये हार्मोन वहाँ से रिलीज होता है। अब ये कैसे काम करता है, एड्रेनलिन इज सीक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड। जो एड्रेनलिन हार्मोन है वो डायरेक्टली ब्लड में रिलीज हो जाता है एंड कैरीड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और इसको बॉडी के उस पार्ट तक ले जाया जाता है मोस्टली जिस पार्ट को मूव करना है। द टारगेट ऑर्गन्स
और द स्पेसिफिक टिश्यू ऑन विच इट एक्ट्स इंक्लूड द हार्ट। और ये तो जो है वो उस टारगेट टिश्यू तक भी जाता है जिसको मूव करना है, और साथ ही यहाँ पर जो हार्ट है उसमें भी यहाँ पर ये चला जाता है। एज अ रिजल्ट द हार्ट बीट फास्टर रिजल्टिंग इन सप्लाई ऑफ मोर ऑक्सीजन टू अवर मसल्स। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा हार्ट बीट है वो फास्ट बीट होना शुरू हो जाती है, और साथ ही हमारे जो मसल्स के हर एक पार्ट तक ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन पहुँचाई जाती है। द blood to the digestive system and skin is reduced due to contraction of muscle around the small arteries in these organs। और यहाँ पर हम देखेंगे जो ब्लड है वो डाइजेस्टिव सिस्टम और स्किन में रिड्यूस कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, और वो आर्टरीज तक पहुँचाया जाता है। दिस डाइवर्ट्स द ब्लड टू अवर स्केलेटल मसल्स। और इसकी वजह से हमारे जो स्केलेटल मसल्स होते हैं वहाँ पे ब्लड ज़्यादा आ जाता है। द ब्रीदिंग रेट ऑल्सो इंक्रीजेज बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम एंड रिब मसल्स। हमारा ब्रीदिंग रेट वो भी इंक्रीज हो जाता है क्योंकि हमारा जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और इसी तरीके से रिब मसल्स भी। ऑल दीज रेस्पॉन्सेज टुगेदर एनेबल द एनिमल बॉडी टू बी रेडी टू डील विद द सिचुएशन। और ये सारी सिचुएशन जो है वो उस एनिमल को या जो भी ऑर्गेनिज्म है उसको तैयार कर देती हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग, लड़ने के लिए या भागने के लिए। सच एनिमल्स हार्मोन्स आर पार्ट ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। ये जो हार्मोन्स हैं ये आपके एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर आते हैं, विच कॉन्स्टिट्यूट्स अ सेकेंड वे ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन अवर बॉडी। जो कि एक दूसरा तरीका है बॉडी में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करने का। तो ये यहाँ पे आपको जो है वो एड्रेनलिन हार्मोन का यहाँ पर याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पर एक और जो है वो दे रखा है पॉइंट, रिमेंबर दैट प्लांट हैव हार्मोन्स दैट कंट्रोल्स देयर डायरेक्शनल ग्रोथ। व्हाट फंक्शन डू एनिमल्स हार्मोन परफॉर्म? On the face of it, we cannot imagine their role in directional growth. We have never seen an animal growing more in one direction or the other, depending on light और gravity। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्लांट जो होते हैं वो लाइट, ग्रेविटी, वाटर यानी कि आपके अलग अलग जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसके थ्रू या उसके अकॉर्डिंग डायरेक्शनल ग्रोथ करते हैं, लेकिन ह्यूमन बॉडी में या एनिमल बॉडी में इस तरह की जो ग्रोथ होती है वो देखने को नहीं मिलती है। उनमें फिक्स डायरेक्शन में ग्रोथ हमेशा होती है। ऐसा नहीं होता है कि वो किसी की तरफ अट्रैक्ट होके फिर जो है वो अपना ग्रोथ करते हैं। बट इफ़ वी थिंक अबाउट इट बिट मोर, इट विल become evident that even animal bodies growth happens in carefully controlled places. Plants will grow leaves in many places on their plant body, for example, but we do not grow fingers on our faces। तो जैसे कि हम देखते हैं कि प्लांट जो है वो अलग अलग जगह पे उनके लीव्स वगैरह आ जाती हैं, लेकिन यहाँ पर एनिमल्स के साथ में ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है एग्जाम्पल के लिए कि आपके फिंगर जो है वो आपके चेहरे पर उगना शुरू हो जाएंगे। द डिज़ाइन ऑफ द बॉडी इज़ केयरफुली मेंटेन्ड इवन ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन। यहाँ पर जो डिज़ाइन होता है बॉडी का वो मेंटेन होता है पूरी तरीके से ग्रोइंग चिल्ड्रन के अंदर। तो इस डायग्राम को भी यहाँ पर आपको याद रखना है, मतलब यहाँ पर कौन सा जो पार्ट है या कौन सा ग्लैंड है जिससे दूसरा हार्मोन रिलीज होता है, मतलब उसके साथ में कौन सा, उसकी वजह से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, उसका नाम यहाँ पर आपको याद रखना है। जैसे हमारा अभी आया था एड्रिनल ग्लैंड, इससे जो हार्मोन रिलीज होता है वो है एड्रिनलिन हार्मोन। तो ह्यूमन बॉडी में कौन कौन से और ग्लैंड होते हैं? पीनियल ग्लैंड, ये यहाँ पर एक नाम हो जाएगा आपके। उसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, जिसके बारे में यहाँ पर हम आगे भी पढ़ेंगे यहाँ पर। और ये जो है वो ग्लैंड आपको इंपॉर्टेंटली यहाँ पे दे रखे हैं जिसको हम देखने वाले हैं। एक और पॉइंट यहाँ पर रहेगा जिसको यहाँ पर हम देख रहे हैं, जिसमें यहाँ पर इसमें आपको याद रखना है कि जो स्ट्रक्चर दे रखा है यानी कि ये जो डायग्राम दे रखा है इसमें मेल बॉडी और फीमेल बॉडी को अलग अलग शो किया हुआ है। एक एग्जाम्पल है, लेट अस एग्जामिन सम एग्जाम्पल्स टू अंडरस्टैंड how hormones help in coordinate growth. We have all seen salt packets which say iodized salt और enriched with iodine, यानी कि हमने सॉल्ट पैकेट्स पर देखा होगा लिखा हुआ कि उन पे आयोडाइज सॉल्ट या फिर आयोडीन रिच सॉइल लिखा हुआ सॉल्ट लिखा हुआ होता है। विच इज़ इट इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू हैव आयोडाइज सॉल्ट इन अवर डाइट, जो कि यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हमारी डाइट में आयोडीन का होना। आयोडीन इज़ नेसेसरी फॉर द थायरॉयड ग्लैंड, यानी कि जो आयोडीन होता है नमक के अंदर, सॉल्ट के अंदर, वो हमारे थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू मेक थायरॉक्सिन हार्मोन, ताकि वो कौन सा हार्मोन बना पाए? थायरॉक्सिन हार्मोन को बना पाए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन है हमारी बॉडी के अंदर। थायरॉक्सिन रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी सो एज टू प्रोवाइड द बेस्ट बैलेंस फॉर ग्रोथ, यानी कि थायरॉक्सिन जो होता है वो हमारे बॉडी में रेगुलेट करता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को। इसमें इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो ग्रोथ होता है वो बैलेंस रहता है। आयोडीन इज़ एसेंशियल फॉर द
सिंथेसाइज ऑफ थायरॉक्सिन, यानी कि आयोडीन यहाँ पर एसेंशियल है, मतलब ज़रूरी है थायरॉक्सिन के सिंथेसाइज के लिए। इन केस आयोडीन इज डिफिशियंट इन अवर डाइट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट वी माइट सफ़र फ्रॉम गोइटर, यानी कि आयोडीन अगर यहाँ पर उसमें कमी हो जाए अगर हमारे खाने में, हमारे डाइट में, तो ये पॉसिबिलिटी रहती है कि हमें गोइटर नाम की जो बीमारी है ये हो जाए। इसमें क्या होता है, आपका जो गला होता है उसमें सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। वन ऑफ द सिम्टम्स इन दिस डिजीज इज़ अ सोलन नेक, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया। तो सोलन नेक यहाँ पर इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा, मतलब इसमें एक पॉइंट रहेगा जिसको थ्रू हम समझ सकते हैं कि बीमारी होगी। समटाइम्स वी कम अक्रॉस पीपल हु आर ईदर वेरी शॉर्ट, ड्वार्फ्स और एक्सट्रीमली टॉल जाइंट्स। हम देखते हैं कभी कभी कि हमारे आसपास में बहुत से लोग जो है वो कभी कभी छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा शॉर्ट होते हैं जिनको ड्वार्फ बोला जाता है, और कभी कभी बहुत ज़्यादा हाइट वाले बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं जिनको जाइंट बोला जाता है। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दिस हैपन, क्या आपको लगता है कि ऐसा पता है कि ऐसा क्यों होता है? तो ये होता है ग्रोथ हार्मोन की वजह से। ग्रोथ हार्मोन इज़ वन ऑफ द हार्मोन्स सीक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड में यहाँ पर एक हार्मोन होता है जिसकी वजह से ऐसा होता है। As its name indicates, growth hormone regulates growth and development of the body। अब जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर ये जो हार्मोन होता है ये ग्रोथ हार्मोन होता है, और यहाँ पर ये ग्रोथ और डेवलपमेंट की बॉडी के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहता है। इफ़ देयर इज़ अ डिफिशियंसी ऑफ दिस हार्मोन इन चाइल्डहुड इट लीड्स टू ड्वार्फिज्म, और अगर इसकी जो है वो कमी हो जाए किसी भी तरीके से बॉडी में तो इसकी वजह से ड्वार्फिज्म हो सकता है, यानी कि ये इंसान बौना रह जाता है, छोटा रह जाता है। You must have noticed many dramatically changes in your appearance as well as that of your friends, यानी कि आपने अपनी बॉडी के अंदर कुछ ड्रामेटिक चेंज होते हुए देखे होंगे 10 से 12 साल की एज के बाद में। These changes associated with puberty, यानी कि ये जो चेंजेस होते हैं वो प्यूबर्टी से रिलेटेड होते हैं, आर बिकॉज ऑफ द सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन मेल्स एंड एस्ट्रोजन इन फीमेल्स, यानी कि ये होता है आपके बॉडी में दूसरे हार्मोन, यानी कि टेस्टोस्टेरोन ये मेल्स के अंदर रिलीज होता है और एस्ट्रोजन ये फीमेल्स के अंदर रिलीज होता है, जिसकी वजह से 10 से 12 साल की एज के बाद में बॉडी में अलग अलग तरीके के चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे कि मेल्स बॉडी में आपने देखा होगा कि बाल वगैरह आना शुरू हो जाते हैं, मतलब जो मस्टैक यानी कि मूँछों पर, चेहरे पर बाल आना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर चेस्ट पर बाल आना शुरू हो जाते हैं। ये यहाँ पर एग्जांपल्स हैं कि ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आपकी बॉडी में रिलीज हो रहा है। आगे बढ़ें। डू यू नो anyone in your family or friends who has been advised by the doctor to take less sugar in their diet because they are suffering from diabetes? ये आपने यहाँ पर देखा होगा कि डॉक्टर जो है वो आपकी फैमिली में या फ्रेंड वगैरह के यहाँ पे आपने देखा होगा कि डॉक्टर जो है वो कभी कभी कम शुगर लेने की सलाह देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मरीज होता है, जो भी इंसान है, वो डायबिटीज़ से सफ़र कर रहा होता है। एज अ ट्रीटमेंट दे माइट बी टेकिंग इंजेक्शंस ऑफ इंसुलिन, और इसकी वजह से उनको इंसुलिन नाम का जो इंजेक्शन है वो लेना पड़ता है। दिस इज़ अ हार्मोन विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द पैंक्रियाज, ये एक हार्मोन होता है जो पैंक्रियाज के थ्रू रिलीज होता है। अब यहाँ पर पैंक्रियाज कहाँ पर है, ये यहाँ पर आपको दे रखा है। पैंक्रियाज, ये आपके पैंक्रियाज दे रखा है। अब यहाँ पर आपको पैंक्रियाज के लिए याद रखना है कि मेल और फीमेल में इसकी जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है, मतलब मेल में जो डायरेक्शन होती है उसकी अपोजिट फीमेल के अंदर डायरेक्शन होती है। तो ये यहाँ पर आपको पॉइंट याद रखना है। तो पैंक्रियाज से इंसुलिन हार्मोन ये रिलीज होता है, और इसकी वजह से जो हमारा शुगर है वो कंट्रोल रहता है बॉडी के अंदर। इट इज़ नॉट सीक्रेटेड इफ इट इज़ नॉट सीक्रेटेड इन प्रॉपर अमाउंट द शुगर लेवल इज इन द ब्लड राइजेस कॉजिंग मैनी हार्मफुल इफेक्ट्स, यानी कि अगर ये प्रॉपरली अमाउंट में सीक्रेट नहीं होगा, नहीं निकलेगा, तो हमारा जो शुगर लेवल है वो बढ़ जाएगा या घट जाएगा इसके अकॉर्डिंग, मतलब अगर ये डिपेंड होता है इसके ऊपर। उसी को यहाँ पर आगे और थोड़ा सा समझाया हुआ है। इफ़ इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट दैट हार्मोन्स शुड बी सीक्रेटेड इन प्रिसाइज क्वांटिटीज वी नीड अ मैकेनिज्म थ्रू विच दिस इज डन। द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलीज्ड आर रेगुलेटेड बाय फीडबैक मैकेनिज्म्स, यानी कि जो टाइमिंग होती है हार्मोन के रिलीज होने की और इसके इस अमाउंट की, वो यहाँ पर रेगुलेट होती है हमारी बॉडी के मैकेनिज्म के ऊपर, यानी कि हमारा मैकेनिज्म किस तरीके से फीडबैक देता है उसके अकॉर्डिंग ये हार्मोन रिलीज होते हैं। एग्जाम्पल के लिए यही एग्जाम्पल है हमारा इंसुलिन वाला। इफ़ द शुगर लेवल्स इन ब्लड राइज, अगर शुगर लेवल बढ़ जाता है, दे आर डिटेक्टेड बाय द सेल्स ऑफ द पैंक्रियाज, और ये पैंक्रियाज जो होता है उसको डिटेक्ट कर लेता है और इसकी वजह से ये
और ज़्यादा हार्मोन इंसुलिन हार्मोन को रिलीज़ करता है और ये इंसुलिन हार्मोन कंट्रोल करता है बॉडी में शुगर को। एज द शुगर ब्लड शुगर लेवल्स फॉल्स, और अगर शुगर लेवल कम हो जाए ब्लड में, इंसुलिन सीक्रेशन इज रिड्यूस, और तो इंसुलिन सीक्रेशन जो होता है वो कम हो जाता है, इससे शुगर लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है, मतलब वापस नॉर्मल हो जाता है इस तरीके से बढ़ने की वजह से। तो इस तरीके से यहाँ पर प्रोसेस रहता है। तो यहाँ पर ये पॉइंट याद रखना है, शुगर लेवल अगर यहाँ पर बढ़ जाएगा तो इंसुलिन उतना ही ज़्यादा रिलीज होगा ताकि उसको कंट्रोल कर ले, और शुगर लेवल अगर ब्लड में कम हो जाता है तो इंसुलिन का जो यहाँ पर रिलीज है वो भी कम हो जाएगा। तो ये इस तरीके से रहता है। उसके बाद लास्ट पॉइंट आ जाता है हमारा टेबल। इसके अंदर यहाँ पर यही हार्मोन्स को थोड़ा सा दिया हुआ है, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन, ये होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड, ये ग्रोथ हार्मोन होते हैं, ये हमारे बॉडी में जो है ग्रोथ को कंट्रोल करने का काम करते हैं। इसके अलावा इंसुलिन को अभी हमने देखा, ये ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है। और फिर आता है टेस्टोस्टेरोन, ये हमारा इमेल्स में टेस्टिस में, और यहाँ पर इसके अलावा यहाँ पर ओवरीज में यहाँ पर आपके एस्ट्रोजन ये रिलीज होता है यहाँ पर, और ये जो है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को, मेंस्ट्रुअल साइकिल को यहाँ पर कंट्रोल करते हैं। ओवरीज का बता दिया, टेस्टिस का यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता चुका, जिसमें यहाँ पर ग्रोथ जो है वो देखने को मिलती है अलग अलग टाइप की, जिसमें जैसे कि हेयर ग्रोथ होती है चेहरे पर, चेस्ट पर, ये यहाँ पर जो है वो एग्जाम्पल हो जाएंगे टेस्टोस्टेरोन के लिए। फिर एड्रेनलिन जो सबसे पहला एग्जाम्पल था, ये एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होता है, ये यहाँ पर हमें एक सिचुएशन के लिए तैयार कर देता है। और रिलीजिंग हार्मोन यहाँ पर होता है आपके स्टिमुलेट्स पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज हार्मोन, और यहाँ पर जितने भी हार्मोन आप पढ़ रहे हैं, ये सारे के सारे रिलीज होने के लिए किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, ये होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर। मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड ही यहाँ पर जो है वो मैकेनिज्म है जो कि यहाँ पर ऑर्डर देता है कि उस हार्मोन को रिलीज होना है या नहीं होना है। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर रहेगा। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर 6 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। और अगर आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो तो इसको दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।